अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको? हेलो। कर दूँ स्टार्ट? चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? कामरान। आप कहाँ होते हैं कामरान साहब? पार्टिसिपेशन लेना अच्छा, आप टेक्सटाइल्स में होते जी। हैं, ठीक है। वहाँ पे एज अ मैं स्टोर असिस्टेंट अच्छा स्टोर असिस्टेंट हैं आप, जी। ठीक है ठीक है। अच्छा ये तो आप वहाँ पे कब से हैं आर्टिस्ट में? 2013। 2013 से हैं, ठीक है। तो लोकल प्रोक्योरमेंट जो आ रही होती है उसके आप वहाँ पे स्टोर्स में होते हैं? हाँ, लोकल भी इम्पोर्ट दोनों इम्पोर्ट करते दोनों आ रही होती हैं, हैं। ठीक है लोकल है, इम्पोर्ट है, एसओसी भी है। ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अपना क्या कहते हैं, इस कोर्स को लेने के लिए आपका क्या कंसर्न क्या है? आप क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि यार इस कोर्स को लेने के बाद मेरे ये जो एरियाज़ हैं एटलीस्ट ये कवर हों, मुझे पता चले क्या हैं इन एरियाज़ में आपकी वीकनेस हैं, मुझे बता दें, एड्रेस करें, ताकि हम आगे जब कोर्स को लेके चलें तो उन चीज़ों को स्पेशल ख्याल रखा जाए। हाँ, तो देखा मैंने स्टोर और इन्वेंट्री को जब स्टडी किया, मतलब आप फिजिकली भी देखो और स्टडी भी की। जी फिर फर्दर मैंने कहा कि इसको और एनहांस करने के लिए फिर मैंने सप्लाई चेन में आया फील्ड में। वैसे तो मेरा तो जो ग्रेजुएशन कॉमर्स में मेरा बीकॉम में हो, जी बी। ठीक है फिर मैं इन्वेंट्री को समझता था, वो काम भी जानता हूँ अलग अलग होता है। तो लेकिन ये कि फिर जब सप्लाई चेन पढ़ा मैं तो उसमें और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीखने को जी ठीक मिली। है फिर आगे चल के अब मार्केट के हिसाब से अगर देखते हैं तो अपने आप को रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं तो कहीं इंपोर्ट भी मांग रहे होते हैं, एक्सपोर्ट मैनेजर भी मांग रहे होते हैं, इंपोर्ट मैनेजर भी मांग रहे होते हैं, और कहीं सप्लाई चेन के अंदर ये भी चीज़ें मांग रहे होते हैं कि आपको इंपोर्ट भी आना चाहिए, एक्सपोर्ट भी आना चाहिए। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या किस तरीके से आप इंपोर्ट करवाना चाह रहे हो। ठीक है। अच्छा इससे पहले कोई तजुर्बा रहा है आपको इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हवाले से? कुछ एरियाज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको पता है, जैसे इनको टर्म्स का आपको आइडिया है या एच एच कोड का आइडिया है या ये तो पिन? मैंने जो पर्सनली जो स्टडी किया वो एच कोड वगैरह अभी इंटर्न कोड वगैरह ये थोड़ी बहुत मैंने पढ़ा है, थोड़ा मतलब बहुत पता बाकी है, ठीक है। यानी एवरेज आपको आप एक मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फ्रेश, इनिशियल लेवल से आपको, बिल्कुल। ठीक। दूसरे आप जो साथ हैं हमारे ऑनलाइन में, मुझे अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके मुझे एटलीस्ट कंफर्म कर दें ये कि आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं, ताकि मैं फिर आगे शुरू करूँ। हेलो, ओके। अच्छा मुझे एक एक करके आप सब चारों अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि फिर हम जो है वो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं और फिर हम आगे मूव होंगे इस कोर्स के ऊपर। वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दे जाएं काइंडली, और मुझे बता दें कि इस कोर्स को लेकर आपके क्या क्या कंसर्न्स हैं, आपके क्या क्या एरियाज़ हैं आप जिनको आप समझते हैं कि इस कोर्स के बाद आपके वो एरियाज़ एटलीस्ट एड्रेस होना चाहिए, और फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन करके काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दे दें। माइक्रोफोन अनम्यूट करें और इंट्रोडक्शन दें, एंड देन माइक्रोफोन दोबारा म्यूट कर दिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम एमएम सदीक है सर, और मैं मार्केटिंग के 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। आपकी और आवाज़ थोड़ी, मैं आपकी आवाज़ है मतलब थोड़ी कट रही है। जी सर, एमएम सदीक बात कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है? जी अब बेहतर आ रही है, बोलिएगा। जी सर। और मैं मल्टीनेशनल है, मार्केटिंग जो डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर डील करता है। ओके तो उसमें सेल, तो इस कोर्स में इम्पोर्ट होने की यही थी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बेसिक फंक्शन थी, बल्कि बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों को, कि बिल ऑफ एंट्री और एलसी ओपन करवानी हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, और क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो और एक्सपोर्ट के लिए, और ख़ासकर फिर जब क्लियरेंस करवानी होती है तो उसके लिए कौन कौन से इश्यूज कौन कौन से चल जाते हैं, तो उनको किस तरह कम किया जा सकता है सर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये तो भी बता दें। वो जी जी कि आप ये सारी चीज़ों पे हमें एक पॉइंट देंगे जो हमारे प्रोफेशनल में सपोर्टिव होंगी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह।
अच्छा, मुझे ये भी बता दिएगा कि कोई तजुर्बा रहा है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपका, प्रीवियस कोई? नहीं नहीं सर, 35-50 तजर्बा ठीक है, एक्सपोर्ट। ठीक, कोई बात नहीं है। तो यानी आपको भी बिल्कुल इनिशियल लेवल से हम सारी चीज़ें, वैसे तो इनिशियल लेवल से ही देखते हैं स्पोर्ट्स में। चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कोई दूसरे भाई मुझे बता दें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू अहमद जी। मुफस्सिर हयात अगर साथ हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन काइंडली दे दें। अगर मुफस्सिर हयात नहीं है यहाँ मौजूद तो मुबीन वहीद अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। My name is Mufassir Hayat. Basically, I belong to Kuhat. I have done IMCOM. सॉरी, यू हैव डन व्हाट? बीकॉम? IMCOM, sir. ओके, Yes, sir. Fresh, sir. Don't have any experience with it. ठीक है। सो इस कोर्स को लेने का आपका क्या मकसद है? क्या क्या एरियाज़ हैं जो आप चाहते हैं इस कोर्स में एड्रेस हों? मुझे कुछ हाईलाइट करेंगे और ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि आपका कोई अभी कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका इस इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की फील्ड में, या बिल्कुल फ्रेश है, इनिशियल लेवल से हम आप देखना चाहेंगे चीज़ों को? नहीं सर, बिल्कुल फ्रेश है सर। चलिए, यानी बिल्कुल ठीक है। उन्हें थ्योरेटिकल इस तरह बोलना है तो क्या होता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल कोई वो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुबीन वहीद अगर साथ हैं तो इंट्रोडक्शन दें काइंडली अपना। वालेकुम अस्सलाम। अपना माइक्रोफोन करीब करें मुबीन। जी, अब बेहतर आ रही है। ओके, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कोर एंड कंट्रोल, तो उस वजह से मैं इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता था। तो ये कोर्स मुझे पता चला तो फिर इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ओके, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू मुबीन आपका। इकबाल मोहम्मद अगर साथ हैं तो इंट्रोडक्शन देखें, फिर आगे हम आगे चलें। ये सामने जी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे इकबाल। अच्छा, इधर आप आ रही? जी, अब बेहतर आ रही है, बताइएगा। जी सर, हैदराबाद हेलो, आप जब बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ आई डोंट नो वाई कि वो वापस मतलब हमें आ नहीं रही है ठीक तरह से। या तो आपकी तरफ आपकी आवाज़ कट रही है या आपका माइक्रोफोन करीब नहीं है। जी, अभी करीब है सर। अब बेहतर अभी है जी, बिल्कुल अब बेहतर है, जी आप सर। बोलिएगा। मैं एक बात फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। जी, जी, और ये मार्केट में मेरा सेल्स में एक्सपीरियंस रहा है बोर्ड के हवाले से। ठीक है, ये सही, बिल्कुल वो सही। रखा है शुरू से ही, तो अभी भी है कि बजाएं ताकि मतलब अपने के हवाले से जाए कैसे कर सकता है। प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स को लेके? एक्सपीरियंस नहीं है सर। आप बीकॉम किया, बीकॉम हमारे प्रोफेसर थे वो बहुत ज़्यादा करते थे, कॉमर्स पढ़ाते थे। वो कहते थे कि यार आप ट्राई करो, स्टार्ट। वो चीज़ें तब से मतलब माइंड में चलती है, टाइम भी नहीं मिला और अपने ठीक, आप एक प्रूव करते हैं। ये प्लान है कल मतलब अपना अगर करना चाहे किसी के साथ कैसे करना चाहे तो पता हो ठीक है, चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ इंशाल्लाह मूव होंगे। आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं वलीद गौरी मेरा एक्चुअली नाम है। मैं MBA सप्लाई चेन हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अभी इस वक्त जो हूँ वो एंग्रो फर्टिलाइज़र्स में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं लोकल और फॉरेन प्रोक्योरमेंट देख रहा हूँ आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल की। इससे पहले मैं गुल अहमद में रहा हूँ
और वहाँ पे मैं लोकल प्रोक्योरमेंट देख रहा था मैकेनिकल सेक्शन को। और उससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं जाफ़र ब्रदर्स में रहा हूँ, वहाँ मैं इंपोर्ट्स में देख रहा था, उनकी जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इरिगेशन सिस्टम्स हैं, और इसके साथ ही हाउस होल्ड हाइजीन एंड डेकोरेटिव जो है उसकी वहाँ पे इंपोर्ट्स देख रहा था। और वहाँ पे इनकी जो लोकल प्रोक्योरमेंट थी जिसमें पैकेजिंग की ज़्यादातर मेजर पोर्शन था और मार्केटिंग रिलेटेड आइटम्स की प्रोक्योरमेंट के हवाले से था, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रहा था। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं अब आपको बताता चलूँ इस कोर्स के हवाले से कि इस कोर्स को लेने का मकसद आप लोगों का क्या है। जैसे आप लोगों ने बताया कि आप एटलीस्ट चाहते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आपकी जो एक बेसिक लर्निंग है वो आपको वो डेवलप्ड हो जाए। ठीक है, ताकि आपके जब आगे जाके मिसाल के तौर पे अगर कोई इंपोर्ट से एक्सपोर्ट्स की बात करता है और उन बेसिक टर्म्स की बात करता है तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो, आपकी जब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई भी होगी तो अब आप वहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। जब एक चीज़ के बारे में इंसान को पता होता है तो फिर उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। एक चीज़ अंडरस्टैंड हुई भी होती है तो फिर क्वेश्चंस भी आते हैं दिमाग में कि यार ये हो गया तो क्या होगा। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो वो लोग जो अभी इस वक्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरीके से, तो वो और अगर कोई एक बंदा है वो अपना बिज़नेस जो है लोकल लेवल पे देख रहा है, वो भी उसका बिज़नेस जो है वो खाली लोकली वो उसने अपना सेटअप किया। लेकिन अगर कोई उसको कहता है कि यार इंपोर्ट्स की तरफ जाओ या एक्सपोर्ट्स की तरफ जाओ तो वो ज़रा हिचकिचाता है, हेजिटेशन होती है उसको कि यार पता नहीं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में बाज़ों का शिपमेंट्स आती हैं वो फंस जाती हैं। फिर बाद में इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपकी शिपमेंट जा रही है तो अगर आपकी शिपमेंट जो है आपकी जो क्वालिटी इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया वहाँ पर फॉलो नहीं होती तो फिर आपको सप्लाई वेंडर्स को लेके इश्यूज होते हैं कि यार जिस वेंडर के साथ मैं बात कर रहा हूँ या डील कर रहा हूँ और अगर मैंने पेमेंट टर्म्स वो रखी हुई है कि पहले मटेरियल जाएगा और उसके बाद मुझे पैसे आएंगे, तो पता नहीं वो वेंडर एलिजिबल है कि वो मेरा मटेरियल जब मेरा चला जाएगा तो उसके बाद मुझे पैसे देगा भी या नहीं। उसकी क्रेडिबिलिटी है उसकी बैंक क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि वो मुझे वो अपना जो भी मेरा अमाउंट बनेगा वो मुझे पे बैक कर पाएगा या नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस क्वालिटी के। जब हम इंपोर्ट्स की तरफ जाते हैं, एक्सपोर्ट्स की तरफ जाते हैं, तो अगर आप इंपोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ अगर का आप कोई चीज़ फर्टिलाइजर्स की जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ या पेस्टिसाइड्स की, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को अगर हम लेते हैं तो उनके कुछ ना कुछ प्री रेक्स हैं कि आप ये जो चीज़ मंगवा रहे हैं तो आप ये जो चीज़ मंगवा रहे हैं इसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आपकी ये जो प्रोडक्ट है आप ये मंगवा रहे हैं इसका फार्मूला डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब वो प्रोडक्ट आती है तो उसके बाद जब वो इंस्पेक्शन पे जाती है तो उसके बाद कस्टम्स की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ से उसकी असेसमेंट होती है और उसके बाद एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको NOC कहा जाता है वो इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मराइल होते हैं। तो आपको जब ये सारी चीज़ें पता होंगी, आपको पता होंगी कि यार मैं इंपोर्ट्स में जाऊंगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने जाऊंगा तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंपोर्ट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको मुझे पूरा करना पड़ेगा। जब मैं इनको पूरा करूंगा और जब मैं वेंडर के साथ इन चीज़ों पे डिस्कशन करूंगा तो उसके बाद ही मैं अपनी एक पूरी ट्रांजैक्शन को सिक्योर वे में कंप्लीट कर पाऊंगा। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं अगर मैंने उसमें कहीं भी लूज पोल छोड़ा तो इशू ये होगा कि मैं यहाँ से अगर मैंने ये चीज़ तो पूरी कर दी, इस चीज़ में मैंने अपना 100% दे दिया, इस चीज़ में मेरा 20% चला गया, मेरी शिपमेंट स्टक हो गई और फिर वो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि मुझे डैमेज पड़ रहे हैं, मुझे डिटेंशन पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैंने जो एक एस्टिमेटेड लैंडेड कॉस्ट लगाई थी प्रोडक्ट की, यार ये मटेरियल जब मुझे यहाँ पहुँचेगा तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये होगी, तो वो उससे एक्सीड कर जाएगी। अब देखें, जब कोई चीज़ आपने एक बजटरी एक अमाउंट लगाया कि यार इस प्रोडक्ट को अगर मैं मंगाने जाता हूँ तो इसकी टोटल कॉस्ट मेरी इतनी आएगी, लेट से 2 मिलियन आएगी। लेकिन अगर उसमें कोई भी लूज पोल छोड़े जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 मिलियन से क्रॉस होकर 2.5 मिलियन पे चली जाती है, तो ऑब्वियसली ये बात है जब कोई चीज़ आती है और अगर आपने उसको सेटअप किया कि यार ये इसमें या तो मैं मॉडिफिकेशन करूँगा, ठीक है, आपने कोई पार्ट्स मंगवाए कि यार इस पार्ट से इसको मैं इस पार्ट्स के ऊपर काम करूँगा, फिनिश गुड बनाऊँगा, आगे बेचूँगा, तो जैसी बात है आपने आगे की भी एक कॉस्टिंग की भी होती है, तो वो पूरी कॉस्टिंग हट होगी और कहीं ना कहीं इन दी एंड क्या चीज़ हट हो रही होगी, आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट। यानी कोशिश हमारी होती है कि आप ये ना सोच रहे हो आखिर में कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी मिला क्या, इससे अच्छा तो मैं लोकल प्रोक्योरमेंट कर लेता, वहाँ मेरा इतना फ़ायदा हो रहा था, यहाँ मैंने इतनी मगजमारी की, इतना अपना टाइम खपाया, इतने झंझटों में पड़ा। क्योंकि आप जब इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन बढ़ भी जाती है। ठीक है,
तो वहाँ पे अगर आप, तो फिर बंदा जब ये सोच रहा है तो पता चला कि वो अगली शिपमेंट उसने कहा यार छोड़ो, लोकली बेहतर है इससे। तो जहाँ वो उसने अपने आप को एक ग्रोथ देने की कोशिश की थी, तो वहाँ उसकी ग्रोथ रुक गई। ये सारी चीज़ें, हाँ, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं इस केस में देखें। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन आप सबको नज़र आ रही होगी, आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। देखिए, इस कोर्स में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, देखेंगे ट्रेड क्या होती है, ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। देखने की जो चीज़ें हैं वो ये हैं, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में जब हम जाएंगे जो चीज़ें देखी जाती हैं कि एच कोड्स क्या होता है। एक एच कोड होता है जो कि 8 डिजिट्स का एक एच कोड होता है, 8 डिजिट्स अप टू 8 डिजिट्स पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है। वो एच कोड अगर आप इम्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो एच कोड एक्चुअली आपको बता रहा होता है कि आप इस चीज़ को मंगाते हैं तो इसके ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा। कस्टम्स की बुक होती है FBR की, जिसमें वो हर साल अपनी समझ लें कि एक उसका टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो बुक इशू कर रहे होते हैं। वो बुक इशू करते हैं तो उसमें उन तमाम प्रोडक्ट्स की जो ट्रेडिंग हो रही है अभी तक पूरी दुनिया में, उन तमाम प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन हुई होती है, और क्लासिफिकेशन हुई होती है इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर। कि अगर आप ये कोई भी चीज़, चाहे आप लाइव स्टॉक की चीज़ मंगवाना चाहें, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मंगाना चाहें, आप कोई फर्टिलाइज़र मंगाना चाहें, ठीक है, आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड आइटम मंगवाना चाहें, आप मशीनरी के पार्ट्स मंगवाना चाहें, आप पूरी मशीनरी मंगाना चाहें, ठीक है, इसी तरीके से आप वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसकी तरफ जाते हैं तो उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर वहाँ दिया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है। यार इसके ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या लगा, वो ड्यूटी स्ट्रक्चर ही होता है जिसके ऊपर यहाँ पे जो इम्पोर्टर होता है वो बैठ के उसमें एक टेंटेटिव कॉस्टिंग की हुई होती है कि ठीक है यार ये मेरा ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा, इतने मैंने, जब मैं बीच में क्लियरिंग एजेंट को अगर डालता हूँ तो इतनी उसकी कॉस्टिंग आएगी, क्लियरिंग एजेंट को मुझे इतने देने पड़ेंगे, इतने मेरे दूसरे जो चीज़ें होती हैं जो ड्यूटीज़ वगैरह के अलावा जो आपकी क्लियरिंग एजेंट की कॉस्टिंग निकल गई, ये आइटमाइज कॉस्ट होगी कि भाई इस आइटम की कॉस्ट मुझे इतनी पड़ेगी, टोटल कॉस्टिंग जो होती है एज़ पर वट एवर द एक्सचेंज रेट और आपका जो आपकी एक्चुअली जो करेंसी है जिसमें आप डीलिंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से HS कोड के साथ एक इनको टर्म्स होती है। इनको टर्म्स एक्चुअली वो इनको टर्म्स अब आपने देखना है कि यार पाकिस्तान, ठीक है भाई, ये इसकी 10 to 12 इनको टर्म्स हैं जो पूरी दुनिया में कॉमन है, जो कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की तरफ से इशू की गई हैं कि यार ये इनको टर्म्स होती हैं जिसमें आप डीलिंग कर सकते। लेकिन फिर आपने ये देखना होगा यार ये इनको टर्म्स है पाकिस्तान में कौन कौन से इनको टर्म्स हैं जिन पर मैं डील कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे CFR होती है या FC होती है जिसको फ्री कैरियर कहा जाता है, FOB होती है फ्री ऑन बोर्ड कहा जाता है, इसी तरीके से CFR है कॉस्ट एंड फ्रेट, CPT है कैरेज पेड टू, DDP है डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना होती हैं कि आपने पता हो कि क्या है इसकी, इसमें क्या क्या कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और कॉस्ट किसका कहाँ से कहाँ तक है, किसका से मुराद है बायर एंड सेलर, कहाँ से कहाँ तक है। इसी तरीके से पेमेंट टर्म्स में जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यार पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स में। क्या वो एडवांस होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए नेट 30 डेज, यानी जब मेरी डिलीवरी आ जाएगी और उसके बाद वो 30 डेज़ के बाद मैंने पेमेंट करनी है, किसको पेमेंट करनी है, मैंने अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट करनी है, ठीक है, या मेरी पेमेंट टर्म्स ये होना चाहिए कि मेरा मटेरियल पोर्ट पे आ गया है और बैंक में उसने डॉक्यूमेंट भिजवा दिए हैं, तो अब अगर मुझे इस मटेरियल को क्लियर करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि बैंक में पहुँचे हैं, तो क्या पेमेंट टर्म ये है कि पहले वो डॉक्यूमेंट जो है आप उस डॉक्यूमेंट के पहले पैसे दो, जब वो आप पैसे दोगे रिलीज़ करवाओगे तो इसका मतलब है कि वो बैंक के पास पैसे गए और उस इम्पोर्टर के बैंक, इम्पोर्टर अपने बैंक को पैसे देगा, इम्पोर्टर का बैंक किसको पैसे देता है एक्सपोर्टर के बैंक को, जो कि होते हुए एक्सपोर्टर तक चले जाते, ठीक है। और आप अपने डॉक्यूमेंट जब डॉक्यूमेंट रिलीज़ कराओगे फिर आप क्लियरेंस कराओगे, अब आपने ये काम करा रहे हो लेकिन उससे पहले आपके एक्सपोर्टर तक उसकी रकम पहुंच गई, क्या पेमेंट टर्म ये होना चाहिए, अगर ये पेमेंट टर्म ये होना चाहिए तो इसका टाइटल क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसा होता है कि भाई मेरी शिपमेंट जो है सही है, यूजुअली देखिए जब शिपमेंट क्लियर करवाते हैं तो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि आपकी, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपकी एक शिपमेंट है वो इंडिया से आ रही है, हमारे साथ ये होता था कि एक हमने शिपमेंट मंगवाई, हमने एक केमिकल मंगवाया मिसाल के तौर पे, या हमने एक पेस्टिसाइड है सल्फेक्स गोल्ड या फर्टिलाइज़र है वो हमने मंगाया। अब इंडिया से पाकिस्तान में अगर वो शिपमेंट चलती है, आपका जो मुंबई पोर्ट है
जिसको JNPT पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ से अगर वो चलती है कराची सी पोर्ट पे, वो शिपमेंट मिनिमम बाई सी सेल होती थी मैक्सिमम 2 डेज़, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 से 3 डेज़, और मिनिमम 1 से 2 डेज़ में आ जाती है। अब जब वो शिपमेंट आती है, अब इंडिया में ये है कि सिलसिला कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर आपका जो पोर्ट का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। यानी जब शिपमेंट आपकी होता ही है कि जब कंसाइनमेंट आपका आता है, उसके बाद वो कंसाइनमेंट ऑन बोर्ड होता है, यानी शिपमेंट शिप पे चढ़ता है, और उसके बाद उसका जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जिसको बिल ऑफ लीडिंग कहा जाता है, वो इशू करती है शिपिंग कंपनी, जिसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन कर दी। वो जो बिल ऑफ लीडिंग जब इशू होता है, तो उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर वो 1 से 2 दिन ले लिए उस शिपिंग लाइन में इशू करने में, अब फिर वो क्या होगा कि वो बाज़ औक़ात होता ही है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हो, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में आपने रेफरेंस दिया हुआ होता है कि भाई इसके ऊपर ये बिल ऑफ लीडिंग का ये जो नंबर इशू होकर आएगा, ये चीज़ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके चक्कर में क्या है कि जब वो बिल ऑफ लीडिंग मिसाल के तौर पे शिपमेंट आपकी 1 से 2 दिन में चली, यहाँ पहुँच गई, कराची पहुँच गई, ठीक है। अब बिल ऑफ लीडिंग इशू होने में 1 से 2 दिन लग गए, फिर वो अपना क्लाइंट अपने पास लेकर आया, उसने देखा कि यार इसने किन किन डॉक्यूमेंट्स में इसकी रिक्वायरमेंट मांगी है, फिर उसने वो डॉक्यूमेंट, उसकी डिटेल जो बिल ऑफ लीडिंग की थी, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स में इनकॉर्पोरेट की, पता चला उसमें 1 दिन ज़ाया हो गया। फिर वो क्या करेगा, वो अपने बैंक में जमा कराएगा उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके। जब बैंक में जमा कराएगा तो बैंक 1 से 2 दिन लेकर किस चीज़ में उसको स्क्रूटनाइज करेगा। स्क्रूटनाइज से मतलब है वो उसको टैली करेगा कि यार ये जो इसकी मिसाल के तौर पे अगर शिपमेंट LC है और इसकी LC में इसने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो क्या ये इसके अकॉर्डिंगली है, LC की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं। पता चला बैंक ने 1 से 2 दिन ले लिए। उसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक डिस्पैच करेगा डॉक्यूमेंट्स को। जब बैंक डिस्पैच करेगा तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ आने में, ठीक है, आपके बैंक के पास आने में। जब आपके बैंक के पास पहुँचते हैं, आपके बैंक से मुराद है इम्पोर्टर के बैंक, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो बैंक अपना स्क्रूटनाइजेशन का टाइम लेता है, उसका टाइम होता है, उसका एक आप समझ लें कि एक टाइम फ्रेम होता है या लीड टाइम होता है कि भाई हमें इतना टाइम लगेगा, कट ऑफ टाइम होता है कि हमें 2 से 3 दिन लगते हैं डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी में। अब आप ये देखिए, आपकी शिपमेंट आके खड़ी हो गई है और यहाँ पे आपका ये सारा डेज अब एडअप होता जाए। कोर्ट आपको कहता है कि भाई 5-3 डेज है आपके पास, 5-3 डेज में आप अपना कंसाइनमेंट क्लियर करवा के ले जाते हैं तो हम कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अगर इससे एक्सीड करते हैं तो अब आपको पर डे के हिसाब से चार्जेस लगने शुरू होते हैं, आपको हिट लगना शुरू होती है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ जाए, ठीक है, तो मैं किस तरीके से अपने डैमरेज को बचा सकता हूँ। यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर मेरा कंसाइनमेंट पहुँच जाता है तो वो क्या चीज़ होगी जिसके थ्रू मैं अपने आप को बचाऊँगा, वो शिपिंग गारंटी कहलाती है। वो हम देखेंगे वो बनती कैसे है, शिपिंग गारंटी बनती कैसे है, उसका पर्पज़ क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि भाई अगर कोई हम शिपमेंट करवाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मेरे फुल कंटेनर लोड नहीं है, मेरी शिपमेंट का फुल कंटेनर लोड नहीं है, तो क्या मैं उसको लेस देन कंटेनर लोड में बेचता हूँ। अगर बेचता हूँ तो उसमें उसके आप समझ लें कि प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। शिपमेंट में डिले आएगा, शिपमेंट जल्दी होगी या मेरी कॉस्ट सेविंग होगी, क्या चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें हमने देखना। तो इस कोर्स का जो पूरा ओवरव्यू है, कोशिश हमारी होती है इन सारी चीज़ों को देखें। फिर लैंडेड कॉस्टिंग के हवाले से बात होती है कि यार मैं एक बंदा होता है कि यार ये मैं चीज़ मंगाऊंगा, मुझे पड़ेगी कितने तक की, वो क्या चीज़ होगी, मैं क्या कैलकुलेशन करूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ फॉर्मूले लगाऊँ, क्या चीज़ हो। कोई बेसिक मेरे पास एटलीस्ट शीट होगी, यार ठीक है मैं कोई चीज़ मंगवाना चाह रहा हूँ, मुझे ड्यूटी स्ट्रक्चर पता चल गया, ये मैंने टेंटेटिव लगाई हुई कि भाई ये क्लियरिंग एजेंट की है, ये फीसेस हैं, तो ठीक है मैंने एक टेंटेटिव कॉस्टिंग लगा ली कि कम से कम इतनी की पड़ेगी मुझे ये। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के हवाले से। लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट टर्म्स में जो सबसे सिक्योर समझा जाता है, वो आज पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा सिक्योर पेमेंट टर्म समझी जाती है वो लेटर ऑफ क्रेडिट समझी जाती है। इसमें इंपोर्टर भी सिक्योर होता है, इसमें एक्सपोर्टर भी सिक्योर होता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है वो हम इस कोर्स में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं, ट्रेड से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जब आप सुनते हैं ट्रेड का वर्ड आपके दिमाग में आता है, क्लिक होता है, तो आपको क्या चीज़ सबसे पहले समझ आती है, ये ट्रेड का क्या मतलब होना चाहिए। एक तो सिंपल बड़ा ट्रेड मीन्स तिजारत करना। तिजारत करना, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या होता है, क्या तिजारत में क्या होता है, मैं आपको बोलूँ तिजारत को एलिब्रेट कर। एक चीज़ 2 पैसे की खरीदता हूँ किसी जगह से, वो मैं आगे उसको सेल करूँ 5 पैसे में, और इस पर जो मतलब कॉस्ट आ रही है वो निकाल के जो मेरा
जो रेवेन्यू बचता है वो मुझे 2 पैसे मिल रहा है। तो ये मेरा है, और जो खरीद रहा हूँ उससे वो मेरी तिजारत हो गई। देखिए, क्या आप तीनों जो बैठे हुए हैं इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा ट्रेड में तो बताएं प्लीज़। इसमें सर यही है कि बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जिसका प्रीवियसली बाटर सिस्टम करता था कि एक बंदा अपनी नीड्स पूरी करता है, दूसरी चीज़ जो उसको रिक्वायर्ड है वो उसको दे देता है। तो उसी बेस पर फिर एक चीज़ इम्पोर्ट बन जाती है और एक्सपोर्ट पर जाती है। अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर अपनी कोई चीज़ मंगवाना चाहें, जिस तरह अभी मास्क की बात आई कि बहुत सारे लोग बनाना चाह रहे थे लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी नीड को पूरा करने के लिए चाइना से मशीनरी को इम्पोर्ट किया सर। ओके, सही है। और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा कोई? ठीक है। अच्छा देखिए, ट्रेड की अगर मैं बात करता हूँ, इसको एक सिंपल रखता हूँ। लेकिन ट्रेड हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग बहुत पहले से होती हुई आ रही है। जब से इंसान की एग्जिस्टेंस रही है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कर रहा था। होता ये था कि जब करेंसी डेवलप नहीं हुई थी तो ट्रेडिंग किस तरीके से होती थी कि किस बार्टर होता था कि जिसके पास जो गुड्स हैं वो उसके एक्सचेंज में गुड्स को एक्सचेंज कर लिया जाता था। करेंसी डेवलप होने के बाद ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। लेकिन ट्रेड का जो सिंपल अगर मैं रखता हूँ तो ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक बंदा है वो एक गुड्स लेगा तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वो नॉमिनल अमाउंट पे करेगा। सर्विसेज का भी यही है। ठीक है। अच्छा देखिए, हम ट्रेडिंग की तरफ जाते क्यों हैं? अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, सर्व करने के लिए हम ट्रेडिंग की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल इसको रखते हैं हम। अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड में और ट्रेड में क्या फ़र्क आता है? अब हमने जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ हमारी नीड्स हैं, कुछ हमारी वांट्स हैं या कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस जहाँ पे हम बिलोंग कर रहे हैं, जिस जोग्राफिकल एरिया में हम बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट वहाँ उस जोग्राफिकल एरिया से, उस जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहते हुए फुलफ़िल नहीं हो पा रही। तो फिर हम क्या करेंगे कि उस जोग्राफिकल एरिया से कांटेक्ट करते हैं या वहाँ पे रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करते हैं जहाँ पे वो चीज़ की अबंडेंस है। ठीक है, वाफर मिकदार में है या जो उस चीज़ की उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। फिर हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं। तो हम उन लोगों को अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब है अब हम अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज से निकल गए हैं। ठीक है, और अब हम उन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जो उस जोग्राफिकल, अगर हम उस वहाँ से कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी। ठीक है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सही है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात देखिए, अब दूसरी चीज़ है, जब ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग और इंटरनेशनल ट्रेड की इम्पैक्ट अब आप जहाँ पे देखेंगे कि जब ट्रेडिंग होती है तो होता ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक मुल्क है वो आपस में तिजारत कर रहा है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उस मुल्क के सिविलियंस हैं जो आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर उस मुल्क के हालात को कुछ भी ख़राब होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल कंडीशन हो, ठीक है, या वट एवर इट इज़, ठीक है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो जो लोग हर्ट होंगे वो वहाँ के रहने वाले होंगे सिर्फ। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ रहेगा? सिर्फ वहीं तक रहेगा, उस जोग्राफिकल एरिया तक रहेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल ट्रेड की, तो अब इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो उस इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो रहा है कि अब हम जिस एक मुल्क है पाकिस्तान, वो डील कर रहा है जर्मनी से, या वो डील कर रहा है फॉर एग्जांपल इटली से, या वो डील कर रहा है स्पेन से, या वो डील कर रहा है मलेशिया से, या स्पेन से, जापान से, या चाइना से सबसे पहले। तो अब आप देखेंगे अगर वहाँ पे कोई ना कोई उस एक मुल्क की कोई भी पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब होती है, इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, या COVID जैसी कोरोना वायरस जैसी कोई सिचुएशन आती है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगा,
उसका इम्पैक्ट फिर वहाँ तक जाएगा जिन जिन मुल्कों से वो आपस में कोऑर्डिनेशन में होगा। और ये चीज़ हमने इस दफ़ा देखी है, हम सब ने देखी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एग्जाम्पल से इसको समझ ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम जैसे देखते हैं कि एक जूता बनाने वाली एक कंपनी है जिसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैंशन नहीं की हुई, एक अमेरिकन स्नीकर कंपनी है, वो जूते बना रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम सब जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर है वो अमेरिकन समझा जाता है। अमेरिका का जो लेबर है वो स्किल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ लेबर, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी लेबर एंड एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस लेबर, ठीक है, स्किल्ड लेबर है। यूजुअली क्या करती हैं कंपनीज अपनी कॉस्ट सेविंग करने के लिए वो अपने उन फंक्शंस को या डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इस अमेरिकन स्नीकर कंपनी ने अपने जो प्रोडक्शन का या जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हो रही थी उसने उस अपने ऑपरेशन को आउटसोर्स कर दिया था एशिया में, फॉर एग्जांपल एशिया में। अब होता ये है कि अगर उसकी एक जूते की वॉटेवर एक कॉस्ट की एक अमाउंट था जो आ रही थी, ठीक है, उसकी जूते की प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही थी, मिसाल के तौर पे एशिया के किसी मुल्क में हो रही थी, लेट्स से बांग्लादेश में हो रही थी, सही है। अब अगर बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल चेंज आता है या कोई इकोनॉमिकल चेंज आता है जिसकी वजह से उनको करना क्या पड़ा कि बांग्लादेश में एक जूते को बनाने के लिए उसकी जो मटेरियल कॉस्ट आ रही थी, उसकी जो लेबर कॉस्ट आ रही थी, उसमें चेंजेस आती हैं। मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। आपकी जो लेबर कॉस्ट है, कोई नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि नहीं यार जो हमारे वेजेस हैं, तो पर आवर वेजेस है हमारी लेबर की या मंथली वेजेस जो हैं वो हमारी लेबर की वो बहुत कम है और इसको हम बढ़ा के इतने पे फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। कोई बजट आता है जिसमें वो मंथली वेज जो है लेबर की वो बढ़ जाती है। तो मुझे ये बताएं कि जब ये चीज़ ये इम्पैक्ट आएगा तो क्या इससे वो जो अमेरिकन स्नीकर कंपनी है उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी उस मटेरियल की जो पहले सप्लाई कर रहा था वो कम होगी या बढ़ेगी या वहीं के वहीं रहेगी? बढ़ जाएगी। अब अगर जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आप अगर वो जूता मिसाल के तौर पे वो उस अमेरिकन स्नीकर कंपनी ने वो जूता बना कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में वो जूता तैयार होकर बिकने के लिए कहाँ गया? मिसाल के तौर पे वो आया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, वो मिडिल ईस्ट की तरफ आया या वो यूरोप की तरफ गया। तो वहाँ पे जो बंदा पहले उस जूते की कीमत जो अदा कर रहा था क्या वो उतनी अदा करेगा या उससे ज़्यादा अदा करेगा, उससे कम अदा करेगा? ज़्यादा अदा करेगा। वाइस वर्सा आदमी। अब अगर बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट आती है वो कहते हैं नहीं यार हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें मज़ीद तरक्की हो, हम चाहते हैं कि हमारी मज़ीद लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आएँ, मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगें ताकि हमारे मज़ीद लोगों को रोज़गार मिले। उसके लिए वो सब्सिडाइज देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोगों को इनकरेज करते हैं, लोन्स देते हैं, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देते हैं कि भाई लोग जाएं अपनी न्यू वेंचर्स खोलें, अपनी न्यू इंडस्ट्रीज़ खोलें, ताकि क्योंकि हर कोई जानता है कि जब कोई एक दुकान खोलता है तो उस दुकान में अगर वो किसी एक को भी रखता है तो उसने किसी एक को रोज़गार दे दिया, लेकिन एक नौकरी वाला जब नौकरी करता है तो सिर्फ अपने ही रोज़गार चलाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई कारोबार करने वाला कोई एक दुकान भी खोलता है और वो किसी एक को रखता है तो इसका मतलब है कि उसने एक घर का काम कर दिया अपने साथ, एक उसको फैसिलिटेट कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब इस चीज़ को देखती है बड़े पैमाने पर, वो चाहती है कि यार लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है। तो वो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ प्लान्स लेकर आती है जिसमें वो उनको ये सारी चीज़ें इनकरेज होती हैं। तो अब होता है अब अगर हम वाइस वर्सा पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो आते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं यार रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो भी आ रही थी, रॉ मटेरियल को हम आप इतने आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी ये आ रही थी, अब हम आपको इस सब्सिडाइज रेट पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि ठीक है भाई मंथली अगर ये कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो अपनी लेबर को इतने दे रहे हैं तो हम एज ए गवर्नमेंट के तौर पे हम अपने लेबर को इतने अमाउंट एडिशनल दे देंगे, लेकिन उसका बोझ हम पे होगा, प्राइवेट कंपनीज़ में नहीं। इस तरह की रेवेन्यू, तो उससे क्या होता है कि वो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो नीचे चले जाएगी। जब वो नीचे जाएगी तो उसका इम्पैक्ट जो आएगा वो उस एंड यूज़र को आएगा या उस कंज्यूमर को आएगा जो जहाँ पे वो जूते को जो परचेजिंग कर रहा हो। तो ये है एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड का जब इम्पैक्ट आता है तो वो फिर ओवरऑल आएगा, ठीक है। जबकि लोकल ट्रेडिंग में वो इम्पैक्ट सिर्फ उस जोग्राफिकल रीजन तक ही महदूद रहेगा, ठीक है। इसमें कोई किसी को इशू है कोई, ये तो क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब देखें ट्रेडिंग होती कितने तरह की है, सही है। अगर हम बात करते हैं होम ट्रेड की, ठीक है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ होंगे क्या होती है, सही। अभी हम डिस्कशन भी कर लेते हैं।
और एक हमारा अगर हम लेते हैं फॉरेन ट्रेड, अब फॉरेन ट्रेड में यहाँ पे आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक इम्पोर्ट्स नज़र आ रही है, एक एक्सपोर्ट्स नज़र आ रही है, एक इंटरपोर्ट ट्रेड नज़र आ रही है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से भी आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। सिर्फ एक चीज़ है जो शायद आपको थोड़ी सी अलग लग रही है, वो इंटरपोर्ट ट्रेड है कि यार ये क्या चीज़ होती है, ये कौन सी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड का हम एक देख भी लेते हैं कि एक्चुअली ये होती क्या है। ठीक है, होलसेल ट्रेड में कोई बताना चाहेगा आप में से कोई कि होलसेल ट्रेड क्या होती है? होलसेल ट्रेड वो कि मतलब किसी मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ खरीदे, ओके, तो वो हम लेते हैं। जैसे कोई गिलास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गिलास की कॉस्ट फैक्ट्री को जो पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो पड़ रही है उसको जैसे 10 रुपये पड़ रही है, लेकिन वो भी आगे मार्केट में जब सेल करेगा वो 12 रुपये ये सेल कर रहा है। अब होलसेलर जो लेगा वो समझ लें 12 रुपये में सेल ले लिया उसने, तो मतलब टी पीरियड जैसे ट्रेड प्राइस रेट कहते हैं, जैसे मैंने कहा इसकी टर्मिनोलॉजी, तो वो जब वो होलसेलर लेगा तो आगे जाके उसको रिटेलर को सेल करेगा, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन जो लेता है उसको देते हैं। ये सारे होलसेलर के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप चाय पिएंगे? नहीं सर, नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली पी के आया था, अगर आप पीना चाहें। प्लीज प्लीज आप प्लीज। अच्छा, चलें। थैंक यू। अच्छा देखिए, होलसेल ट्रेड को अभी हम सिंपल रखते हैं, जिस तरह ट्रेडिंग को हमने सिंपल रखा है तो होलसेल ट्रेड को भी सिंपल रखते हैं। देखिए, होलसेल ट्रेडिंग में और रिटेल ट्रेड में क्या फ़र्क है। देखिए, आप और मैं जब कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हम जाकर लेते हैं रिटेलर से, ठीक है। जब हम वो चीज़ जाकर रिटेलर से लेते हैं तो हमारा अमाउंट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट होता है, ठीक है। मैं सिर्फ अपने घर के लिए चीज़ें ले रहा हूँ, तो मेरा जो पोर्शन है वो लिमिटेड है। लेकिन जब ये रिटेलर जाएगा होलसेलर से चीज़ लेने तो बल्क होगा। इसी तरीके से ये जब होलसेलर जब ये आगे जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेने के लिए, तो उसका अमाउंट क्या होगा? उसका और लार्ज होगा। ये है एक्चुअली फ़र्क। देखिए, होलसेलर का कस्टमर कौन है? रिटेलर है। रिटेलर का कस्टमर कौन है? ये एक्चुअली है इसका जो हाँ हायरार्की। तो होलसेलर जब भी लेगा वो एक बड़े अमाउंट में लेगा और वो लेगा नॉमिनल वेट पे उसको, क्योंकि वो एक चंक बड़ा एक बहुत बड़ा चंक उठा रहा होता है, तो उसको वहाँ पे रिबेट भी मिल रहा होता है, उसको डिस्काउंट भी मिल रहा होता है, और वही एक्चुअली उसका होता है जिसपे वो ट्रेडिंग कर रहा होता है और वो अपना प्रॉफिट अर्निंग कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब रिटेलर होता है, जब ये रिटेलर जाता है होलसेलर के पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने, तो उसके होलसेल रेट होते हैं जो उसने डिस्कस किए हुए होते हैं, जो कि फाइनल होते हैं, उसमें मजीद वो डिस्काउंट नहीं करेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन हो अगर उस होलसेलर के साथ, तो ठीक है। अदरवाइज उसका एक रेट फिक्स होगा, वो कहेगा भाई ये रिटेल का रेट है, अगर आपने लेना है तो आपने इस रेट में लेना है। आप और मैं डायरेक्ट जाके होलसेलर को अप्रोच नहीं कर रहे कोई प्रोडक्ट को लेने के लिए, सही है, हम तो जाएंगे रिटेलर के पास। अब ये एक चीज़ चल रही होती है, एक पूरा एक साइकिल चल रहा है, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आया, उससे रिटेलर के पास गया, रिटेलर से होता हुआ कंज्यूमर के पास आया, और कंज्यूमर ही अगर उसका एंड यूज़र है तो उसके पास चला गया, वरना एंड यूज़र तक पहुँच गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड पे, जिसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, सही है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है कि हम जब बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की, तो अब इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, इंपोर्ट्स भी और एक्सपोर्ट्स भी। अगर मैं आपसे कहता हूँ इंपोर्ट्स को आप डिफ़ाइन कर दें आप लोग कि भाई इंपोर्ट से क्या मकसद है, इंपोर्ट से आप क्या चीज़ आपको समझ आती है, तो अगर आप एक दो लाइन में मुझे बताना चाहें। मतलब ये अगर जैसे मैं कोई मैं अपनी मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं, डेफिनेटली हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कॉस्ट वाली होगी वो उस कॉस्ट के साथ जब अपने लोकल चीज़ में मिला के वो चीज़ कोई न्यू मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसको जो चीज़ बन के मिल रही है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रही है, और वो जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है अपने बायर के लिए फुलफिल कर रहा होगा, सही है, तो ये सिनेरियो इसका जो चल रहा होगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई चीज़ मंगवानी है और वहाँ मौजूद नहीं है, मैं उसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे कोई चीज़, अगर कोई एक दूसरा जहाँ इस मुल्क से बाहर कोई रहने वाला है जिसको कोई चीज़ चाहिए जो उसके मुल्क में अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको इंपोर्ट कर लेगा, या और हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, इंटरपोर्ट ट्रेड देखें क्या होती है। इंटरपोर्ट ट्रेड का किसी को आइडिया है तो प्लीज़ बता दे। जो ऑनलाइन है इंटरपोर्ट ट्रेड में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो प्लीज़ अपना एसएमएस कर दें मुझे, और नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड में से कोई डिस्कस करना चाहेगा? एक्सक्यूज मी सर। जी सर काइंडली अगर आप अपना डेस्कटॉप भी शेयर कर दें, क्योंकि आप तो एक खाली रूम में बैठे हैं ना, तो आवाज़ की थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्शन होती है, तो फिर कुछ तो हो जाते हैं। तो हम नहीं तो सोशल लाइफ में भी स्क्रीन ज़्यादा- स्क्रीन शेयरिंग तो मैंने ऑन की हुई है। ये स्क्रीन आपके स्क्रीन पे नहीं आ रही है? तो मैंने कब से शेयर की हुई है। जी जी ठीक है सर, आ गई, ठीक आ रही है ना? थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, इंटरपोर्ट ट्रेड में कोई डिस्कस करना चाहेगा आप में से तो मुझे बताएं, वरना फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से हम आगे ही चलते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें इंटरपोर्ट ट्रेड में? कुछ भी, कोई कि भाई क्या होगी, कोई भी तिकड़म लगा के कि शायद ये हो, शायद ये हो, शायद इसका मतलब ये हो। सर आपके टाइम पे कुछ हाँ कोई मसला नहीं, मैं तो करूँगा, वो तो मैं तो करेंगे। करूँगा। अच्छा देखिए इंटरपोर्ट ट्रेड एक्चुअली क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इंटरपोर्ट ट्रेड एक्चुअली यही है कि मिसाल के तौर पे एक मशीन है जो कि कॉफ़ी बनाने वाली एक मशीन है। तो उस कॉफ़ी मशीन बनाने की मशीन के लिए जब उसने देखा कि भाई इसके अंदर ये पार्ट्स लगेंगे जिससे कॉफ़ी की मशीन तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फैब्रिकेटर बैठा था, उसने कहा, या फैब्रिकेशन वाला बैठा था, उसका मैन्युफैक्चरर बैठा था, उसने कहा यार हम ये कॉफ़ी की मशीन बना रहे हैं तो इसके लिए हमें इन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा ये सारे पार्ट्स तो हमें मिल जाएंगे, या ठीक है, लेकिन यार ये पार्ट जो है लोकली मिल जाएंगे, मतलब ठीक है, तो ये हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर से लगा लेंगे। लेकिन यार ये वाला जो पार्ट है ये कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे कि उसको वो पार्ट को, उस पर्टिकुलर पार्ट को इंपोर्ट करेंगे। जब वो इंपोर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है, और उसके बाद उनकी वो जो पूरी कॉफ़ी बनाने की जो मशीन है वो तैयार हो जाएगी। अब वो उसको बेच पाएंगे। ये एक्चुअली इंटरपोर्ट ट्रेड है कि आपने पहले उस चीज़ कोई ना कोई आपने चीज़ इम्पोर्ट की, नहीं पहले आपने कोई चीज़ इम्पोर्ट की, उस चीज़ के ऊपर आपने फर्दर काम किया, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया और फिर आपने उसको बेच दिया। ये है एक्चुअली इम्पोर्ट, इंटरपोर्टेड, सॉरी, ये इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। कि कोई चीज़ पहले इम्पोर्ट होगी, उस पर मजीद कोई काम होगा एंड देन फिर वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम एग्जांपल है जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने भी आप लोगों को बताई, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम आ रहे हैं बैरियर्स की तरफ। यार ये ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? जब मैं बात करता हूँ बैरियर की तो क्या समझ आता है, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखें। सबसे पहले आपको मौका दे देते हैं कि अगर आप बैरियर से आपको क्या चीज़ समझ आती है और आपको क्या किन कुछ बैरियर्स हैं जिनके हवाले से आपको कुछ बैरियर होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर अभी दिमाग में आपके आ जाते हैं तो बताइएगा, नहीं आ रहे हैं तो हम डिस्कस तो आगे करेंगे। बैरियर्स को मतलब ये कोई, अब कोई एक्सपोर्टर है यहाँ से कोई चीज़ भेज रहा है तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो इनकी रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आपने ये चीज़ें करनी हो, ये चीज़ें नहीं करनी है। वो जो चीज़ करनी है अगर उसकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हैं तो आप अनदर नेक्स्ट स्टेप पर आते हो, तब आप उस चीज़ को कर सकते हो। बैरियर का सिंपल वर्ड क्या होता है? बैरियर से हर्डल्स, हर्डल्स है, रुकावट है, कोई ना रुकावट कोई। को
एक ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेड बैरियर से क्या होना, एक ट्रेडिंग हो रही है, उस ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ रुकावटें हैं। अगर आपने वो ट्रेडिंग करनी है तो आपने उन रुकावटों को ख़त्म करना होगा, ठीक है, उसके बाद ही आप उसकी ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन है, क्या कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा ट्रेड बैरियर में? क्या वही क्या हुआ? जो हजरत ऑनलाइन है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा ट्रेड बैरियर में? यार राशिद, ये स्पीकर्स की आवाज़ इतनी रहेगी खाली, इसमें कोई वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं है। स्पीकर की आवाज़ बढ़ सकती है थोड़ा? नहीं, स्पीकर की आवाज़ तो सही है, स्टूडेंट सही से बोल, माइक करीब करके बात करके सही आएगी। चलो, असल में आगे थोड़ा सा वहाँ से बाज़ों का डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो वो बोलना शुरू करते हैं, उनकी तरफ से। हाँ, अब वो बोलना शुरू करते हैं, आवाज़ सही आ रही होती है, फिर गायब हो जाती है, फिर दोबारा उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यार हम दोबारा बोलें। चलें, ठीक है। कोई बैरियर से भाई कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा आप लोगों में से? तो मुझे लग रहा है ये ऑनलाइन आके शायद कहीं चले गए हैं सारे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। इकबाल मोहम्मद साथ हैं हमारे? जी सर, साथ में आपके। तो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप ट्रेड बैरियर में? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है बात आपकी, आ रही है। बैरियर, ट्रेड बैरियर्स को लेके एक सवाल कर रहा हूँ मैं, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप? ट्रेड बैरियर्स में मेरे जो माइंड में आ रहा है कि जैसे हम कि जो हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो शिपिंग में या मतलब के जो है बैंक्स में जो मतलब के मसले मसाइल आएंगे, उनको हम ट्रेड बैरियर्स का नाम दे सकते हैं। तो जो भी मसला हमें अपने काम को मुकम्मल करने के दरमियान में आएगा, इसमें कस्टम के मामला हैं, जैसे बता रहे थे बैंक के मामला हैं, ठीक है। तो सारे ट्रेड बैरियर्स की एक शक्ल है, जैसे जैसे हम उनको सोल्व करते जाएंगे तो वो एक असल शक्ल में आते जाएंगे। चलें चलें अब तक जब उन तक नहीं हल करते, वो ट्रेड बैरियर्स में ही हमारे लिए तो है। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, ये जो नए साहब आए हैं एप्पल करके, जो इनका नाम आ रहा है, ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे दें मुझे। जो नए कैंडिडेट अभी ज्वाइन किया है, लाइन पे मौजूद है हमारे साथ? फिर चलें हम आगे चलते हैं इस पर। अच्छा देखें, जैसे ट्रेड बैरियर की जब हम बात कर रहे थे कि कोई ना कोई हर्डल है, कोई ना कोई हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल है जो आपको रोक रहा है उस ट्रेडिंग को, उस ट्रांजैक्शन के स्मूथ फ्लो को, ठीक है। देखिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ भी लेंगे, फिर मैं आपको बताता भी हूँ कि ये बैरियर कितने तरह के होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज कर रही होती है। बैरियर को लगाने का मकसद क्या होता है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है इस बैरियर के थ्रू, ठीक है। और वो कौन लोग हैं जो इसका जब ये बैरियर लगाया जाता है तो इसकी वजह से उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैरियर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। लगाने वाली कौन है? इन बैरियर्स कौन लगाता है? सिर्फ गवर्नमेंट है। अभी हम जिन बैरियर्स की बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंसर, ठीक है। अच्छा देखिए, लगाने का मकसद क्या होता है? इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स बैरियर लगाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, बैरियर कितने तरह के होते हैं? एक टैरिफ है, एक नॉन टैरिफ है, कोटा है, एम्बार्गो है। ये हैं 4 तरह की बैरियर जो गवर्नमेंट लगा रही होती है। क्या कह रहे हैं यार? अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखें, ये जब हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा अब देखें, टैरिफ क्या होता है? सिंपल अगर हम रखते हैं, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ जिसको टैक्सेस भी कहा जाता है, ये वो टैरिफ है जिसको ड्यूटीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों लगाती है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टैरिफ वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है किस पे? इम्पोर्टेड गुड्स या सर्विसेज पे, सही है।
किस चीज़ पे लगाया जाता है टैरिफ? इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे। क्यों लगाया जाता है? देखिए, ड्यूटीज़ भी कहते हैं इसको, जैसे मैंने कहा। अच्छा देखिए, टैरिफ कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इन ऑर्डर टू मेक देम एज एक्सपेंसिव और मोर एक्सपेंसिव देन लोकल गुड्स एंड सर्विस। लगाने का मकसद क्या होता है कि अब मैं आपको जैसे बताता हूँ। पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकती है और कुछ ना कुछ बेहतर अभी भी कर रही है, ठीक है। चाहे वो किसी भी दुनिया की कोई भी सब्ज़ी हो या दुनिया का कोई भी फल हो, आपको पाकिस्तान में वो मिल सकता है और मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं जहाँ पे इससे पहले काम कर रहा था जाफर ब्रदर्स में, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान में जिंजर और गार्लिक हमारा लोकली प्रोड्यूस हो रहा है। वो उन्होंने एक स्टैंड दिया, उन्होंने कहा यार हम जिंजर और गार्लिक चाइना से मंगवाते हैं, ठीक है। चाइना में क्या हो रहा था, चाइना रिसेंटली बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट्स कर रहा था आपके जिंजर और गार्लिक को, ठीक है। तो वो उसकी तरफ गए। अब देखिए, गवर्नमेंट ने क्या देखा कि यार ये तो वो चीज़ है कि जो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, इसको इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। और जब उसने देखा कि यार अब नंबर ऑफ जो इम्पोर्टर्स हैं इस चीज़ के बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यार जो लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इससे हर्ट होना शुरू हुए। देखिए, हर गवर्नमेंट का काम होता है कि उसके मुल्क की इकोनॉमी ठीक तरह से चलती रहे, उसके लोगों का रोज़गार लगा रहे, ठीक है, और वहाँ की जो कंडीशन है वो स्टेबल रहे और इम्प्रूवमेंट की तरफ है। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई जिंजर और गार्लिक को इंपोर्ट करेगा तो लोकल जो उसकी प्रोड्यूस थी, जो लोकल सप्लायर्स थे, वो हर्ट होना शुरू हुए। तो गवर्नमेंट हमेशा अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को, सप्लायर्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो और उनको बचाने के लिए ही गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, सही है, ताकि क्योंकि उनको पता है कि यार अगर हमारी कोई एक इंडस्ट्री भी बंद हुई तो उस इंडस्ट्री से जुड़े जितने लोग हैं वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से हमने कोई एक्शन अभी इस पर नहीं लिया तो मजीद इंडस्ट्रीज बंद होंगी और मजीद मुल्क के हालात ख़राब होंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपकी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था, ठीक है, मिसाल के तौर पे जिंजर और गार्लिक आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप इंपोर्ट करें, लेकिन इसके यही है, आपको इसकी क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो जो भी चीज़ खाएं या वो पिएं वो ज़रूरी है कि वो उन चीज़ उनके लिए हलाल होना चाहिए। तो उन्होंने के लिए आप चाइना से मंगवा रहे हैं और चाइना में आपको पता है कि चाइनीज़ जो हैं वो एक तो उनका जो खाने पीने का सिलसिला है वो इस चीज़ को नहीं देखते कि कोई चीज़ हलाल है या हराम। तो अगर आप इन लोगों से ये चीज़ मंगवा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इसके लिए एक सर्टिफिकेट मंगवाएं जिस सर्टिफिकेट में ये चीज़ मेंशन हो और वो यानी वो सर्टिफिकेट जो एक थर्ड पार्टी से इंडोर्स होगा जो ये चीज़ कंफर्म करेगी कि हाँ यार ये जो प्रोड्यूस हो रहा है पूरा जिंजर और गार्लिक हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें किसी किस्म को कोई हराम इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है, वो सर्टिफिकेट आप मंगवाएं। अब जाहिर सी बात है जब उस सर्टिफिकेट को मंगाया जाएगा तो सर्टिफिकेट कोई ना कोई कॉस्ट होगी, ठीक है, वो सर्टिफिकेट की कोई ना कोई कॉस्ट होगी जो एक्सपोर्टर आपसे चार्ज करेगा, जो आपको बेयर करना पड़ेगी, सही है, वो अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करके आपको कोट करेगा। फिर ठीक है यार आप इसके बाद भी अगर मंगवाते हैं तो ठीक है, अब आपको इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी देना पड़ेगी। रेगुलेटरी ड्यूटी क्या होती है? रेगुलेटरी ड्यूटी से मुराद ये है ये उन चीज़ों पे लगाई जाती है, वो चीज़ जो लोकली प्रोड्यूस हो सकती है आप उसको अगर बाहर से मंगवाते हैं तो उस पर गवर्नमेंट आपकी RD लगाती है, इसको RD भी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें होंगी तो पहले अगर हमारी कॉस्टिंग आ रही थी प्रोडक्ट की यार वो ये आ रही है, चलो पहले हम मिसाल के तौर पर खड़े हुए थे ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर खड़े थे, यानी कुछ नॉमिनल प्रॉफिट हमें हो रहा था। जब ये सारी चीज़ें हुई तो ब्रेक इवन पे आ गए। और रेगुलेटरी ड्यूटी अगर गवर्नमेंट ये देखती है तो वो मजीद और इम्पोजिशन की तरफ जाएगी, वो रेगुलेटरी ड्यूटी इंक्रीज कर देगी, फर्दर ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएगी। लेकिन ड्यूटीज़ कौन? कस्टम ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, इस तरीके से सेल्स टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी तो गवर्नमेंट इन पर खेल रही होती है, ठीक है। और आपकी जो क्लियरेंस हो रही होती है उसके ऊपर कोई ना कोई वो मजीद सर्टिफिकेट्स की आपने रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी, ठीक है यार ये भी मंगाओ। तो कहीं ना कहीं उनका कोशिश क्या होती है कि आपके लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सही है।
अब ये मैंने एक इसकी एग्जांपल दी, इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल्स के हवाले से बहुत काम हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर जो है टेक्सटाइल्स के हवाले से काम हो रहा है, लेकिन अगर कोई वे फॉरवर्ड जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में प्रोड्यूसर्स हैं वो तौलिया बना रहे हैं, टॉवल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब उस टॉवल की कॉस्ट आ रही है, लेकिन अगर कोई बाहर से उस इम्पोर्टेड टॉवल को इंपोर्ट करने की तरफ जाता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस लगाएगी। और टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट करना क्या चाहती है यार, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो कॉस्ट आ रही है ना, हमें इस इम्पोर्टेड गुड की कॉस्ट उससे ऊपर रखनी है, क्योंकि अगर वो इक्वल भी हुई या उससे सस्ती हुई तो जाहिर सी बात है लोगों के दिमाग में होती है यार ये चीज़ इम्पोर्टेड है, अच्छी होगी और ये सस्ती भी है, तो मैं लोकल क्यों लूँ, मैं तो वही चीज़ लूँगा। आपकी और मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आती है कि यार एक चीज़ इम्पोर्टेड है और सस्ती है तो मैं उसको लूँ, या ये उसको लूँ कि जो लोकली प्रोड्यूस हो रही है और जो कि उसकी क्वालिटी भी इन्फीरियर है और उसकी क्वालिटी सुपीरियर है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों को देखना होता है। ये एक सिंपल है, ये एक टैरिफ है, ये टैरिफ है, इसमें कोई इश्यूज़ हैं। आगे चलें, देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, टैरिफ आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज दैट कुड अदरवाइज नॉट कम्पीट विद फॉरेन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और ये देखें पैरेलल पॉइंट टैरिफ भी इसको कहा जाता है। ये इसी पैरेलल पॉइंट टैरिफ से मुराद यही है, इस टैरिफ का जैसे हम कह रहे हैं टैरिफ को टैक्सेस भी कहते हैं, ड्यूटीज भी कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और अब ये देख लें, द कंट्रीज अफेक्टेड बाय दोज टैरिफ यूजुअली डोंट लाइक बीइंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज व्हिच ऑफन लीड्स देम टू इम्पोज देयर ओन टैरिफ टू पनिश देयर ओन कंट्री। देखा जाए तो ये उन लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है जो, हालांकि जो अगर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है तो वो इंपोर्टर भी तो उसी मुल्क का सिविलाइजेशन उसी के सिविलियन है ना, लेकिन यहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि यार हमारी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ये। और अगर हम ये देखें कि मिसाल के तौर पे कंज्यूमर्स का भी एक तरह से नुकसान, मैंने आपको बताया कि इसमें फ़ायदा किसका होता है, नुकसान फ़ायदा किसका हो रहा है, लोकल प्रोड्यूसर्स का, नुकसान किसका हो रहा है, उन कंज्यूमर्स का। तो उस चीज़ को ख़रीदने वाले उसी मुल्क के लोग हैं, उस चीज़ को मंगाने वाले भी उस मुल्क के लोग हैं, लेकिन इसमें किसी का फ़ायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ से अब आप क्या समझते हैं? मैंने कहा टैरिफ से मुराद क्या, टैक्सेस, ड्यूटीज़। लेकिन टैरिफ हमेशा क्या होगा, ये बात याद रखें, टैरिफ हमेशा मॉनेटरी होगा। मॉनेटरी से मुराद उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक रकम से होगा, पैसों से होगा, मॉनेटरी वैल्यू से होगा। लेकिन एक ऐसा टैरिफ जिसका ताल्लुक मॉनेटरी वैल्यू से नहीं है, वो किस किस्म का टैरिफ होगा? क्या समझते हैं आप? एक ऐसा टैरिफ है जिसका ताल्लुक किसी मॉनेटरी वैल्यू से नहीं है, वो क्या टैरिफ होगा? कोई एग्जांपल आ रही है दिमाग में? भाई जो लाइन पे मौजूद है, आप सबसे भी सवाल है कि अगर एक ऐसा टैरिफ है जिसका ताल्लुक किसी मॉनेटरी वैल्यू से नहीं है, वो किस किस्म का टैरिफ होगा? कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो प्लीज़ आगे आए, बताएं। लाइन पे मौजूद हैं आप सब? कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा कुछ? सर नॉन, हेलो जी 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 सर, नॉन टैरिफ में हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं या वो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस ना हो रही हों, तो उनको नॉन टैरिफ प्रोडक्ट्स में मतलब हम ले सकते हैं, कुछ पे कोई टैरिफ नहीं होता, गवर्नमेंट टैरिफ नहीं लगाती। नहीं, देखें नॉन टैरिफ में असल में जो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे टैरिफ्स का तो आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेस या ड्यूटीज़ लगा रही है। अब आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेस या ड्यूटीज़ यानी टैरिफ नहीं लगा रही है,
लेकिन वो आपके ऊपर एक नॉन टैरिफ लगा रही है। देखिए टैरिफ क्या बैरियर है, सिंपल रखें। एक ऐसा बैरियर जिसका ताल्लुक मॉनेटरी वैल्यू से नहीं है लेकिन उसका ताल्लुक नॉन मॉनेटरी वैल्यू से है, तो वो नॉन मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी? एक्सक्यूज मी सर, जी बोलें। उसमें सर कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो बैन होती हैं, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो इस तरह से कुछ ऐसी पाउडर्स जो मतलब डेंजरस हैं हेल्थ के लिए, तो ऐसी पाउडर्स को मैंने बैन किया होता है पाकिस्तान में। नहीं यार, देखिए वो जो आप बता रहे हैं ना वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे देखिए मेरी जी, बात right. को समझें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आपको इंपोर्ट गवर्नमेंट आपसे ये कह रही है कि आप इस चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन उसने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक नॉन टैरिफ लगा दिया। इंपोर्ट करने से आपको डायरेक्टली रोका नहीं है, यानी उसने जी, सर। गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये नॉन टैरिफ की रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करें, आप मंगा लें इस चीज़ को। जी 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 समझ सर, रहे हैं? right. वो जो आप कह रहे हैं वो भी आगे चल के आएगी, वो एक अलग चीज़ है, मैं भी उसको जिक्र नहीं करना जी। चाह रहा हूँ, ठीक है। जी, कोई और कंट्रीब्यूट करना बस- चाहेगा तो हम आगे चलें, या फिर इस पर कोई हमारा भाई अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वरना हम आगे चल रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई आ रही है कोई दिमाग में कोई चीज़? नॉन टैरिफ में तो ये जैसे होता है ना कि किसी हमारे पास वो चीज़ बना ही नहीं रहे हम, या हमारे पास मौजूद ही नहीं है और उस चीज़ की ऐसा ज़रूरत है जो और लोगों को फुलफिल कर सके, तो गवर्नमेंट ऐसे में नॉन टैरिफ लगाती है उसकी। नहीं, देखिए नॉन टैरिफ क्या है। देखें यहाँ पे, देखें आप सब, नॉन टैरिफ से मुराद क्या है? नॉन टैरिफ आर बैरियर दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रेड थ्रू मेजर अदर देन डायरेक्ट इम्पोजिशन होता है। गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगा रही, यानी वो मॉनेटरी वैल्यू के हवाले से टैरिफ नहीं लगा रही, ना वो टैक्सेस लगा रही है ना वो ड्यूटीज़ लगा रही है। लेकिन इसमें क्या है, दिस में इंक्लूड मेजर्स सच एज क्वालिटी एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टेड गुड, और सब्सिडीज़ का जिक्र हम बाद में करेंगे, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ने आपसे ये कहा कि भाई ये चीज़ आप मंगवाना अगर चाहते हैं तो इसके लिए इसकी ये क्वालिटी और कंटेंट रिक्वायरमेंट है जो आपने फुलफ़िल करना पड़ेंगी। अगर ये आप फुलफ़िल करते हो तो इस चीज़ को मंगवा सकते हो, अगर इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकते तो फिर आप इस चीज़ को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गया। क्वालिटी एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट, नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ गवर्नमेंट कह रही है उसका एक स्टैंडर्ड ये होना चाहिए इस चीज़ को जो आप मंगवाएं वो। ऐसे ही है, ऐसे है। अब कोई एग्जाम्पल आ रही है कोई दिमाग में क्वालिटी एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट को लेके, वरना हम डिस्कस करेंगे अभी। जो हजरत बैठे हुए हैं ऑनलाइन, अगर वो क्वालिटी एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट को लेके कोई एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहें तो आगे हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे ये है ना कि अभी जैसे पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रही थी तो फिर मास्क या सैनिटाइजर के ये सब चीज़ें, अभी मास्क के लिए एक N85 जैसे एक ब्रांड ने वो नंबर दिया था उनका, ये मंगवाएंगे तो ये यहाँ पे सही जाएगा। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मैनेज करके बताया, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया कि आप ये चीज़ मंगवा सकते हैं। नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ। अच्छा कोई और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा ऑनलाइन से, या फिर मैं आगे चलूँ? जी जी सर, उसमें सर क्वालिटी में एक कंसर्न ये आ जाता है पहले के पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कहती है कि जी आप जो भी प्रोडक्ट मंगवाएंगे एनालाइजर आप मंगवाते हैं तो वो FDA अप्रूव्ड होना चाहिए या CM मार्क्ड होना चाहिए, तो अगर उसकी स्पेसिफिकेशन होगी तो आप इम्पोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा चले, मैं अभी एक इसकी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसको देखते हैं। सही है। अब मिसाल के तौर पे हम इसकी एक एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं। आप ये समझें कि ये मिसाल के तौर पे जापान है, ठीक है, और USA। अमेरिका में कुछ कैंडीज सेल हो रही थी, ठीक है। एक जापानीज़ कंपनी थी, वो अपनी उन चॉकलेट्स, आप सिंपल लें, चॉकलेट्स को या टॉफ़ीज़ को अमेरिका में सेल कर रही थी, सही है। अच्छा एक अमेरिकन कंपनीज भी होंगी जो वहाँ पे उन चॉकलेट्स को लोकली बना रही थी और बेच रही थी। अब था ये कि जो आपकी जो जापानीज़ कैंडी जो बिक रही थी ना, जो वो सेल हो रही थी, मिसाल के तौर पे वो सेल हो रही थी $1 की, $1 की सेल हो रही थी वो चॉकलेट।
और वही कैंडी जब एक अमेरिकन कंपनी बना के बेच रही थी तो वो बेच रही थी $2 की या $3 की, ठीक है। तो आप और मैं जब जाएंगे तो कौन सी प्रोडक्ट को लेंगे? ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे यार हमारी एक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई, हमारी एक वांट थी, हमारी एक नीड थी, वो फुलफ़िल हो गई और उसके लिए हमें पैसे भी कम देना पड़े। तो हमने जापानीज़ कैंडीज़ को तो हो के ये रहा था कि आपके जो अमेरिकन प्रोड्यूसर्स थे लोकल, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हो रहे थे। और दूसरी तरफ इसका क्या हो रहा था कि किसी के लिए नुकसान था तो किसी के लिए फ़ायदा था। फ़ायदा किसके लिए था? कंज्यूमर्स के लिए। और दूसरा फ़ायदा किसके लिए था कि जापानीज़ कैंडी की डिमांड बढ़ रही थी, उसकी डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक तरीके से उसका बिजनेस ग्रो कर रहा था और एक यहाँ पे आपके जो लोकल्स थे वो हर्ट हो रहे थे। जब अमेरिकन कंपनी ने देखा तो उन्होंने कहा यार हम इसको रोके किस तरह? क्योंकि भाई टैरिफ पे हम नहीं जा सकते, हम टैरिफ पे रोक नहीं सकते, ठीक है। और अगर हम टैरिफ इम्पोज करते भी हैं तो उसके बाद भी क्या होगा कि हम जो अपने जो इसकी जो कॉस्टिंग आ रही है उसके बाद भी इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन रहेगा और उसके बाद भी कैंडी को अगर बेचेगा तो भी इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे जो लोकल्स बेच रहे हैं उससे सस्ती रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार उस पर उस ऑप्शन पे नहीं जा सकते, हाँ नॉन टैरिफ पे जाते हैं, नॉन टैरिफ पे खेलते हैं, नॉन टैरिफ पे खेलते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई जापानीज़ कंपनी से कहा कि आप ये जो कैंडी मंगवा रहे हैं, सही है, इसका एक फार्मूला है, इसका एक फार्मूला है कि यार ये फार्मूला है, इसमें ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके शामिल हैं, ठीक है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में एक इंग्रेडिएंट इसकी शुगर भी है, ठीक है। ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें शुगर का एलिमेंट भी है कि आपने इसके अंदर इतने परसेंटेज ऑफ शुगर है इस चॉकलेट के अंदर। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप अपनी इस चॉकलेट को अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप पर लाजिम है कि आपकी जो शुगर का पोर्शन है ना, मिसाल के तौर पे इसमें आपकी अगर 40% शुगर यूज़ हो रही है इस चॉकलेट के अंदर, ठीक है, तो उस 40% में से 50% जो शुगर होगी वो अमेरिकन होगी और 50% शुगर जो होगी वो जापानीज़ शुगर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। क्या लगाई उन्होंने? कंटेंट रिक्वायरमेंट लगा दी, ठीक है। क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, कंटेंट रिक्वायरमेंट लगा दी। अगर और हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए ये आसान नहीं होता कि वो अपने फार्मूला में रद्द-बदल कर दें। ऐसी बात है, अगर आपका जो भी एक फार्मूला होता है कहीं ना कहीं वो उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका टेस्ट। मैं किसी भी इंग्रेडिएंट को बढ़ाता या कम करता हूँ तो उससे उसका जो एक डिज़ायर्ड टेस्ट लोगों के जो दिमाग में होता है या ज़बान पे होता है वो चेंज होगा। तो वो चेंज होगा तो लोग स्विच हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। मेरी जान है सप्लाई जारी है, अगर मैं वहाँ पे इस तरीके से चेंजेस करूँगा और टेस्ट में चेंज आता है तो लोग एक दफ़ा ले लेंगे, 2 दफ़ा ले लेंगे, वो कहेंगे यार अब क्वालिटी हो नहीं रही, टेस्ट चेंज हो गया है, पहले अच्छी थी अब पता नहीं कैसी हो गई है। ये फैक्टर आता है, एक जेन्युइन फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब देखिए जापानीज़ कंपनी के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अगर अमेरिकन गवर्नमेंट उनको कहती है कि भाई आप जो शुगर यूज़ कर रहे हैं तो 50% शुगर यूज़ करें अपनी, वही जो आप इससे पहले यूज़ कर रहे हैं, 50% शुगर अमेरिकन होना चाहिए। तो जापानीज़ कंपनी के पास आपके ख्याल में, आप लोगों के ख्याल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं? तो मानेंगे नहीं, देखें मानेंगे नहीं तो वो अमेरिकन कंपनी कहेगी ठीक है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, वो फार्मूला तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वही टेस्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, तो तो माइंडसेट है और जो टेस्ट दबान मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अमेरिकन कंपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, जापानीज़ कंपनी सॉरी, कि ठीक है यार, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे और इसकी इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कहाँ पे, रिस्क फैक्टर कितना होगा? रिस्क फैक्टर तो होगा सर, लेकिन सर या तो फिर वो एक दो बार वो लेबोरेटरीज करेंगे उस चीज़ को, तमाम इंग्रेडिएंट्स बना के वो टेस्ट को फिर दोबारा बनाएंगे, तो रीमैन्युफैक्चर होगा उस चीज़ को, इसी चीज़ को चेंज सब होगा, सब होगा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि लेकिन किस तरीके से ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वालिटी उनके हिसाब से, अमेरिकन के हिसाब से जो चीज़ मांगे कंटेंट में वो चीज़ साथ बनाएंगे। भाई ऑनलाइन कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा इस पॉइंट के ऊपर? ये एग्जाम्पल समझ आ रही है आपको जो मैं लेके चल रहा हूँ अभी? क्लियर है सबको? यस का मैसेज कर दें मुझे, या फिर माइक्रोफोन अनम्यूट करें और बता दें और फिर म्यूट कर लें दोबारा। एक का यस आया था।
जी सर, ये है। अच्छा, मैं ये जो अभी आपसे सवाल कर रहा हूँ इसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप, कि अगर एक अमेरिकन कंपनी जापानीज़ कंपनी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट लगाती है तो वो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वो उसको एक्सेप्ट करती है जापानीज़ कंपनी? ठीक है भाई, हम अपने फार्मूला में आप जो कह रहे हैं इस पर रिक्वायरमेंट हम कर लेंगे, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ कहाँ जाएंगे? जी, कोई बताना चाहेगा तो जी। बताए, वरना फिर आगे चलता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी जो क्वालिटी मेंटेन की है उन्होंने, उसमें इशू आएगा। उनका जो कस्टमर जो अमेरिकन स्पेस पे वो कैंडी बिक रही है जो टेस्ट की वजह से, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। शायद उनकी शुगर के बाद उसका टेस्ट वैसा ना आ रहे, तो उसके बाद जारी बात तो वो भी काफी ओके, मेरे ध्यान में तो यही आ रहा है। ठीक है। ये अहमद मुसद्दिक तारिक और एप्पल एप्पल करके जो दो ऑनलाइन हैं, आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो बताएं, वरना फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखें अगर मिसाल के तौर पे जापानीज़ कंपनी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो उनके पास एक ऑप्शन क्या है, या तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और अपने प्लांट को लेकर आएँ कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है, जहाँ पे वो उसकी प्रोडक्शन करेंगे और वो वहीं उस अमेरिकन शुगर को उसके अंदर फार्मूला, मिसाल के तौर पे अगर इस चीज़ को मानते हुए चलेंगे, ठीक है भाई, अगर वो इस चेंजेस को करते हैं फार्मूला में तो उससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। असल चैलेंज क्या हो, या तो उनको मिसाल के तौर पे वो जो उनकी जो भी उनकी ये वॉल्यूम है, एक वॉल्यूमेट्रिक उनकी एक होगी, सेल्स होगी कि यार इतने वॉल्यूम हम बनाते हैं, हमारी प्रोडक्शन है, तो उस प्रोडक्शन में उन्होंने अब जो शुगर का इंग्रेडिएंट है उसमें उन्होंने 50% शुगर अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहली चीज़। तो उस चीज़ को करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट हिट होगी या नहीं होगी? सही है। अब वहाँ पे उनके ऊपर है कि वो किस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। या तो वो शुगर इंपोर्ट करेंगे, उसको एकोमोडेट करेंगे अपनी फार्मूला में, और फिर उसको दोबारा फिर जो भी है उसकी फिनिश गुड बना के और फिर वो उसको यानी एक तरह से इंटरपोर्ट ट्रेड करेंगे वो, और आसान अल्फाज में, और फिर उसको सेल्स करेंगे जापानीज़ के अंदर। दूसरा ऑप्शन ये है वो अब यहाँ पे वो देखेंगे यार इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपना प्लांट लेकर आए अमेरिका में। अगर प्लांट लेकर आते हैं तो वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब प्लांट लेकर आएंगे यानी अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर आना, अब वहाँ पे अगर वो मैन पावर यूज़ करेंगे तो वो जाहिर सी बात है जब वो प्लांट लेकर आएंगे वो उसको सेटअप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो अमेरिकन जो सिटीजन हैं उनको भी उसकी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और अमेरिकन लेबर की जो कॉस्ट होगी वो भी उनको बेयर करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस होंगे जो उनको फेस आएंगे। देखिए, अब हम चैलेंजेस आपको बता दिए कि दोनों एक्सट्रीम पे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा सिंपल अल्फाज में, कॉस्टिंग उनकी हर्ट होगी या नहीं होगी, ये चीज़। यानी आप ये देखें कि उन्होंने नॉन टैरिफ पे खेलते हुए उसकी उनकी कॉस्टिंग हर्ट कर दी। समझ रहे हैं मेरी बात? उन्होंने कोई डायरेक्ट इम्पोजिशन टैरिफ की नहीं लगाई। उन्होंने नहीं कहा कि भाई हम ये ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, पहले इतनी ड्यूटी दे रहे, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली वो बढ़ा दी, लेकिन एक दूसरे तरीके से क्वालिटी एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट का टैरिफ लगा दी। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, ये है एक्चुअली ये चीज़। ठीक है, कोई सवाल है किसी का? नहीं तो वो जो जापानीज कंपनी वो उस पर काम करेगी फिर नहीं करेगी। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब वो ऐसी बात है कि अब ऑब्वियसली सी बात देखें ऐसी सूरत में कंपनीज यहाँ पे बैठ के ये देखेंगी कि यार हमारी सेल्स क्या है, और आने वाले देखें आप और मैं शायद हमारी प्लानिंग उस तरह की नहीं होती जिस तरह कंपनीज की होती। वो सोचती हैं 50 ईयर्स का, 100 ईयर्स का, 20 साल बाद का होंगे, 50 साल बाद का होंगे, वो इस चीज़ का देखते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को देखेंगे। ऐसी बात है कि वो पूरा एक उसके ऊपर आप समझ लेंगे उसकी एक फोरकास्टिंग होगी, उसकी कॉस्टिंग की जाएगी, उसकी प्लानिंग होगी, उसके आफ्टर इफेक्ट देखे जाएंगे कि भाई ठीक है अगर हम प्लांट इस्टेब्लिश करने जाते हैं तो क्या हम कितने साल बाद ब्रेक इवन पर पहुँचेंगे,
और क्या वाकई में उसके बाद जो अमेरिकन सिटीजन हैं, हमारी जो भी कॉस्टिंग आएगी, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे या रहेंगे। सबसे इवेंचुअली बात कि भाई हम प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं, इसका फल या आसान अल्फाज में कब हमें आना शुरू होगा, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। ठीक है यार, अगर हम शुगर को इम्पोर्ट करते हैं, अगर हम प्लांट को नहीं लेके जा रहे, हम इस ऑप्शन पे नहीं जा रहे, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, और इसका ब्रेक इवन बहुत साल लग जाएंगे आने में। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन की तरफ आएंगे। ठीक है यार, अगर हम शुगर को इम्पोर्ट करते हैं तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इतनी शुगर इम्पोर्ट करेंगे, जब आप शुगर इम्पोर्ट बढ़ाओगे, अमेरिकन शुगर की इम्पोर्ट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो अमेरिकन प्रोड्यूसर जो इस शुगर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो इससे उनकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, यानी कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी तो स्टेबल रहेगी। या वो समझते हैं कि वहाँ के जो शुगर की सेल्स है वो बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी सेल्स बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो फैसिलिटेट होंगे और उन लोगों का वो तो बेनिफिट नहीं रहेंगे। यहाँ पे फिर आप ये जापानीज़ कंपनी देखेगी यार, जो शुगर है, जो हम अमेरिकन शुगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये देखना होगा कि इसका शुगर का ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम शुगर इंपोर्ट करने की तरफ जाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग कहाँ पहुँच जाएगी, यानी जब हम जो चीज़ अभी हम $1 की बेच रहे हैं, वो $1 की चीज़ जब शुगर इंपोर्ट हम करेंगे तो वो फिर कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, अगर हम प्लांट सेटअप करेंगे तो हम $1 की नहीं बेच पाएंगे, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी। सही है। और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन वो ये कर सकते हैं, ठीक है यार, क्योंकि हम इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सकते तो हम अमेरिका से अपनी सप्लाई करो, लेकिन वो भी उनके लिए वो है यार, एक हमारा इतना बड़ा वॉल्यूम जो हमारे प्रॉफिट है वो आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हट होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनीज के जितने भी एग्जेक्टिव लेवल पे होते हैं वो बैठ के इसको देखते हैं, सोचते हैं कि यार क्या करना चाहिए, फिर वो डिसीजन लेते हैं। क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार ये डिसीजन इस कंपनी के लिए, वो जब तक वो डिसीजन एग्जीक्यूट नहीं होगा वो आपको ये नहीं बता सकता कि डिसीजन सही है। डिसीजन जब भी एग्जीक्यूट होता है उसके रिजल्ट्स तभी सामने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल देखें कैडबरी है यहाँ पे, इंग्लैंड की, और उनका प्लांट हब पे है, तो वो टॉपिक जो इसको की बड़ी अच्छी फ्लेवर है, लेकिन इन लोगों का माइंड सेट है, अगर ये पाकिस्तान टैक्सेशन पे लगाई भाई हमारी ये चीज़ यूज़ करो, हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तो उन्होंने प्लांट इनका यहाँ पर इनको कोई मसला नहीं है, बिल्ड भी अच्छा वाटर में है, और भी सारी चीज़ इनकी रेटिंग मिल जाती है जी, तो इससे उनको कॉस्ट की रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है उनको यहाँ से, सेलिंग भी ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब हम एक तीसरी चीज़ पर आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कोटा। कोटा आप सबके दिमाग में है क्या होता है, एक डिस्कशन कर रहे हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। और एक लिमिटेशन से आप कितनी मंगा सकते हो, 1000 मंगा सकते हो, मेट्रिक टन मंगा सकते हो, 2000 मेट्रिक टन। ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन देखिए, कोटा जो होता है वो दो चीज़ों पर लगाया जाता है, एक लगाया जाता है क्वांटिटी पे और एक लगाया जाता है मॉनेटरी वैल्यू पे। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं क्या है। ये देखें यार, कोटा गवर्नमेंट ने देखा कि यार सालाना पाकिस्तान में इतनी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, और इसकी ये मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसने कोटा लगाया। उसने कहा यार पाकिस्तान में सालाना 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं हो सकती। कोटा लगाया है, कोटा है क्वांटिटी पे, 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं हो सकती। दूसरी तरफ आ जाए, उसने कहा इन 1000 गाड़ियाँ जो इंपोर्ट हो रही थी, मिसाल के तौर पे इसका जो अमाउंट था वो था 100 मिलियन का, तो उन्होंने कहा कि भाई, दूसरी तरफ है वो मॉनेटरी वैल्यू, उन्होंने कहा यार ठीक है, सालाना आप जितनी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, आप 50 मिलियन PKR, 50 मिलियन PKR से ज़्यादा वैल्यू की आप गाड़ी इंपोर्ट, यानी 50 मिलियन PKR तक आप गाड़ियाँ सालाना इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब 50 मिलियन में जाहिर सी बात है वो गाड़ी भी होगी जो 1 करोड़ की होगी, 1.5 करोड़ की होगी, और वो गाड़ी भी होगी जो 30 लाख 40 लाख की होगी, और हो सकता है वो गाड़ी भी हो जो 20 लाख के अंदर हो, लेकिन वो मॉनेटरी वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये है कोटा जहाँ पे वो जा रहा होता है, या क्वांटिटी पे या मॉनेटरी वैल्यू पे। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक चीज़ हमारी रह गई थी नॉन टैरिफ में, वो थी सब्सिडीज़, यानी जो सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, या तो क्वालिटी और कंटेंट रिक्वायरमेंट से कवर करती है, या दूसरी तरफ जो भी हमने कैंडी वाली जैपनीज़ कैंडी की थी, मिसाल के तौर पे $1 की वो जैपनीज़ कैंडी बिक रही थी, ठीक है,
और मिसाल के तौर पे वो जो अमेरिकन कैंडी थी या चॉकलेट थी वो $2 की बिकती है। तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कह सकती है कि यार आप अपनी कैंडी $1 पे बेचो और आपको जो $1 की सब्सिडी है वो हम लोग देते हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है ताकि वो अपने प्राइसेस को कम्पेटिटिव रख के कम्पीट कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आ रही है एम्बार्गो। अभी जो भाई हमसे डिस्कस कर रहे थे वो एक्चुअली था एम्बार्गो। एम्बार्गो एक्चुअली टोटल बैन है कि आप इस कंट्री ऑफ मतलब इस कंट्री से या आप ये चीज़ मंगा ही नहीं सकते। टोटल बैन है। जैसे मिसाल के तौर पे इज़राइल है, टोटल बैन लगा हुआ है कि भाई आप कोई भी शिपमेंट मंगवाते हैं वो इज़राइल से होके नहीं होनी चाहिए या उसका ओरिजिन ऑफ गुड्स कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़राइल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी हमारा बैन लगा हुआ है इंडिया से कि भाई आप कोई भी इंपोर्ट इंडिया से नहीं होगी। सही है। अगर कोई चीज़ है जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है तो वो भी नहीं होगा। तो ये है टोटल बैन होता है कि आप इनसे काम कर ही नहीं सकते। सही है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल पिछले जो अभी हमने अब तक चीज़ें डिस्कस की हैं उसको लेकर तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि वरना फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें, अब हम असल में जो चीज़ें देख रहे हैं, अब आप समझ लेंगे जो इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से जो चीज़ें होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के हवाले से, अब वो आगे आएंगी कि वो क्या क्या चीज़ें। ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअली हमने ये स्टैटिस्टिक्स निकले हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कि भाई पूरी दुनिया में जो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनका अगर हम वॉल्यूम देखा जाए इन टर्म्स ऑफ डॉलर अमाउंट, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स कौन कर रहा है या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कौन कर रहा है, जो उसकी ग्रेडिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली। कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो मिसाल के तौर पे यूएसए कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू फ्रॉम 2013 टू 2017 इस तरीके से लेके, तो इसके ऊपर ग्रेडिंग हुई है। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है, इस पर भी हम फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कि भाई हम इसमें असल में हमने ये जो स्लाइड है इसमें ये एक्चुअली बताया जा रहा है कि वो कौन कौन सी 10 सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं, वो 10 चीज़ें हैं, और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रही हैं वो 10 चीज़ें हैं, उसका यहाँ पे जिक्र हुआ हुआ है। इसके अलावा हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल इनिशियल एक लेवल होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ हम इस केस को कोर्स को क्लोज करेंगे, देन फिर नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब देखें, अगर हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जो एक बड़ा पोर्शन जो है पाकिस्तान में जिसकी इंपोर्ट्स हो रही है वो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है वो मिनरल फ्यूल्स जिसमें इंक्लूडिंग ऑयल है, ये इसका चंक सबसे ज़्यादा है, ये सबसे टॉप पे आता है। उसके बाद अगर हम जैसे आप देखें कि फिर वो आइटम्स आ रहे हैं जो कि मशीनरी में फॉल कर रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स होगा या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होगा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट है या मशीनरी है, ये आपके सेकंड और थर्ड पे जिसकी इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर आप ये देख लें कि ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में मंगाई जा रही हैं, ठीक है, किसी दूसरी मुल्क से। उसके बाद आयरन और स्टील आपका आ रहा है। 5वें नंबर पे आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जो जितनी भी व्हीकल्स हैं वो भी ज़्यादा से आज पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन छठे नंबर पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। ये वही केमिकल्स हैं जिसके भी मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे आपको एंग्रो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है कि वो कुछ ना कुछ एक केमिकल फार्मूला इंपोर्ट करती है, यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है, जैसे उसकी फिर प्रोडक्ट्स हैं जो जिसको वो यहाँ पे बेच रही होती है। इसी तरीके से देखिए, अगर हम बात करते हैं कि दो चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर में। एक तो वो चीज़ होती है कि आपकी जो फसल है, ठीक है, उसकी फसल की आपकी पैदावार बढ़े। उस पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है फर्टिलाइज़र। और एक होता है कि यार आपकी जो फसल है, ये फसल साथ खैरियत के साथ आपकी परवान चढ़े, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे, यानी कोई इसको फसल में कीड़े ना लगें या फसल ख़राब ना हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स को। ये आप आम अल्फाज में कह लें कि कीड़े मार दवाएँ होती हैं, क्योंकि जो इम्पोर्ट की जाती हैं फिर कंपनी जिसके ऊपर मज़ीद काम करती हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिकल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनिमल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और वेजिटेबल एंड ऑयल्स भी आपको, ये जितनी सारी चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। फिर आपका जो प्लास्टिक रिलेटेड आइटम है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑयल सीड्स हैं और आपको वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये आपकी आ गई है। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा ये बता दूँ, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप क्योंकि फील्ड्स हैं, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में वो टेक्सटाइल्स की हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर आप यहाँ पे इसको क्लोजली देखते हैं तो अगर आपको 1, 2, 3 और 4 में जितनी सारी चीज़ें हैं वो रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है। चाहे वो मिसलेनियस टेक्सटाइल में आ रही है, चाहे वो कॉटन में आ रहा है, ठीक है, चाहे वो नेट और क्रोशे क्लोथिंग में आ रही है, जिसमें आपके मोजे और ये सारी चीज़ें आती हैं, ग्लव्स, दस्ताने वगैरह, और फिर आपकी क्लोथिंग एक्सेसरीज आ रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़ हैं, इसके जो आप टॉप 4 कह लें जो यहाँ पे इनलिस्ट हुई हैं, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ किस चीज़ से, वो आपका टेक्सटाइल के सेक्टर से ही है, ठीक है। और यही वजह है कि अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ है वो टेक्सटाइल सेक्टर हुआ है, इस वजह से। क्योंकि अगर आपके इल्म में हो ये चीज़ कि बहुत सारी कंपनीज थी, जो जितने भी आपके जो क्लाइंट्स बैठे थे वो ज़्यादातर बैठे हुए थे यूरोप में, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स थे जो काम कर रहे थे पाकिस्तान के साथ भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे थे, और बांग्लादेश में भी कर रहे थे। तो बांग्लादेश में ये हुआ था कि उन्होंने जो जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है वो इस तरीके से पहुंचा है कि जो करंट ऑर्डर्स चल रहे थे उन्होंने उन ऑर्डर्स को कैंसिल किया। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है जो करंट ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, तो उसका मतलब है वो कहीं ना कहीं WIP में होते हैं। WIP से मुराद क्या, वर्क इन प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। तो अब वर्क इन प्रोसेस में अगर आपका एक ऑर्डर, बहुत बड़ा एक ऑर्डर आपका चल रहा है, तो यानी इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऑर्डर वो तैयार भी हो गया होगा, और कुछ ना कुछ ऑर्डर वो उसके लिए आपके अगर वो तैयार नहीं भी हुआ होगा, ठीक है, कुछ अभी वो वर्क इन प्रोसेस है, तैयार हो रहा है, और कुछ ऑर्डर अभी जाहिर सी बात है वो इनकम्प्लीट है, तो वो कंप्लीट होना है। तो अगर वो तैयार नहीं भी हुआ है तो उसका एटलीस्ट आपने मटेरियल तो लेके रख लिया था, तो कहीं ना कहीं वो हिट हुआ, ठीक है। फिर दूसरा ये हुआ कि उन्होंने ये चीज़ की कि जो ऑर्डर्स फ्यूचर के थे उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो जो हुआ तो बांग्लादेश को इसका भी, पाकिस्तान में नुकसान, मैं बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसका उनको ठीक ठाक नुकसान हुआ। और उसका नुकसान कहाँ, किन लोगों को हुआ, उन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को हुआ। जब इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ तो उन्होंने इवेंचुअली ये किया कि बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार किया, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए। बांग्लादेश की इकनॉमी भी बुरी तरह हर्ट हुई है, क्योंकि बांग्लादेश कहते हैं कि वो इकनॉमी उस इकनॉमी में आ चुका था जब वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही थी, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आगे आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश की इकनॉमी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली थी, ठीक है।
जैसे चाइना बहुत ज़्यादा आप समझ लें, कह लें कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था, इसी तरीके से बांग्लादेश भी कर रहा था, ठीक है। और हम ये सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनकी जो गवर्नमेंट थी वो इसको इनक्रेज भी कर रही थी कि आउटसाइडर्स आएँ, इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएँ। उसको एक तरह से वो उनको जो ऑफ़र कर रही थी, उनके ऑफ़र भी बहुत ज़्यादा वो अपीलिंग थी कि लोग वहाँ पे जा रहे थे, अपनी इंडस्ट्रीज़ भी लगा रहे थे, उनको लेबर भी सस्ती पड़ रही थी, उनको रॉ मटेरियल में भी बेनिफिट हो रहा था, और सबसे बढ़ के उनको जो सपोर्ट थी वो गवर्नमेंट की थी। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश की इकोनॉमी बुरी तरह हर्ट हुई। इस तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हुई। जैसे गुल अहमद में जहाँ काम कर रहा था वहाँ पता चला कि उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट को फारिग किया, ठीक है। और सिर्फ प्रोक्योरमेंट से फारिग नहीं किया उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग से भी लोगों को निकाला, HR से भी लोगों को निकाला, ठीक है। और लिमिटेड वर्कफोर्स की अपनी, ताकि अपने जो भी उनका जो एक कॉस्टिंग को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि उसके बाद जो आपको आइटम नज़र आ रहा है वो जैसे आ रहा है लेदर और एनिमल, और जाहिर सी बात है चमड़ा की एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट से पाकिस्तान से हो रही होती है, ठीक है। कन्फेक्शनरी आइटम, ये शुगर रिलेटेड आइटम्स, आपके जो इस तरह के आइटम्स होते हैं, आपके मिठाई हैं या इस तरह की जो चीज़ें रिलेटेड टू शुगर हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान में उसकी भी काफ़ी है। इसी तरीके से आपको नंबर 8 पे नज़र आ रहा है ऑप्टिकल, टेक्निकल और मेडिकल एपरेटस। यहाँ पे एक्चुअली ये है कि हमारा जो स्पेशली जो मेडिकल एपरेटस हैं या ऑप्टिकल रिलेटेड आइटम्स हैं, मेडिकल रिलेटेड आइटम्स हैं, इसकी पाकिस्तान में बहुत, यानी एक तरह से कह लें कि वो चीज़, वो क्वालिटी प्रोड्यूस की जा रही है जो बाहर की रिक्वायरमेंट है। यही वजह है कि ये टॉप 10 एक्सपोर्ट्स में से यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो वो क्वालिटी यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लोकल बैठे हैं, जो उस क्वालिटी को और उनकी जो भी सर्टिफिकेशन, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्पेक्शन का जो भी क्वालिटी क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ नज़र आ रहा है। दूसरा आपको सी फूड्स में फिश नज़र आ रही है, और उसके बाद आपका आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में वो जो आपकी जो मिनरल्स हैं वो भी एक अबंडेंस हैं, आप नज़र आते हैं अबंडेंस में आपको बलूचिस्तान साइड पे, जहाँ पे इसलिए आपको ये जो सॉल्ट है, सल्फर है, स्टोन सीमेंट है, ये सारी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक्चुअली जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि प्रोफार्मा इनवॉइस, कुछ आइडिया है प्रोफार्मा इनवॉइस किसको कहते हैं, क्या चीज़ होती है? ये नाम से कोई चीज़ क्लिक हो रही है कि प्रोफार्मा इनवॉइस से क्या मुराद है, कौन सी इनवॉइस है, किस तरह की इनवॉइस है, क्या है, कुछ बताना चाहेंगे अगर आप? जी सर, प्रोफार्मा इनवॉइस में बेसिकली इसकी क्वांटिटी और इसका लिखा होता है, उसकी प्राइस लिखी होती है, जिसकी डिटेक्ट जो भी सप्लाई होता है वो दूसरी पार्टी को शो करवाता है, तो उसको एक आइडिया हो जाता है, जब वो अपनी शिपिंग एजेंट को दिखाता है कि ये प्रोफार्मा इनवॉइस आ गई है, तो उसको बताइए कि कितना आप टैक्स चार्ज करेंगे। अच्छा, आप थोड़ा माइक करीब करेंगे तो आपकी थोड़ी आवाज़ हल्की आ रही है मुझे। जी सर, आवाज़ आ रही? अब बेहतर आ रही है, माइक ऐसे ही रखिएगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, मुझे ये बताएं कि प्रोफार्मा इनवॉइस कब मंगाए जाते हैं? प्रोफार्मा इनवॉइस सर जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे पहले वो पार्टी कहती है कि जी आप हमें अपना प्रोफार्मा इनवॉइस भेज दो, तो फिर वो प्रोफार्मा इनवॉइस अपने शिपिंग एजेंट को बताते हैं कि जी ये आप इसको देख, और इसके लिहाज से आप बता दें कि जी टैक्स वगैरह जो चीज़ें कितनी होंगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात हुआ है सर, फिलिपाइन में मुझे कस्टमर ने कहा कि जी आप हमें यहाँ से अपना एनुअल आइटम ना हमें भिजवा दें, तो फिर सबसे पहले तो चीज़ डिमांड की, तो उसने कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो वो मैं अपनी शिपिंग एजेंट को दिखाऊंगा, और ताकि मुझे टैक्स और इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन का पता चल जाए, तो फिर जो है आपको बताती हूँ। ठीक है, सही है। लेकिन मैं अगर आसान अल्फाज में आप लोगों से कहता हूँ कि भाई प्रोफार्मा इनवॉइस क्या चीज़ है, प्रोफार्मा इनवॉइस तो है वो, लेकिन वो है क्या चीज़? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोडक्ट की जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है उसकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, प्रोफार्मा इनवॉइस को आप तो अभी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोफार्मा इनवॉइस। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई लोकल में प्रोफार्मा इनवॉइस को क्या कहा जाता है, तो कोई बताना चाहेगा? लोकल में भाई अगर मैं लोकल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, तो प्रोफार्मा इनवॉइस को मैं अगर लोकल आपकी समझ लेंगे आप, मैं बात कर रहा हूँ खाली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। प्रोफार्मा इनवॉइस में अगर हम लोकल टर्म्स में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, क्या चीज़ होती है? जैसे अपनी कंपनी का प्रोफाइल है, नहीं, वो प्रोफाइल डिटेल ऑफ गुड्स
डिटेल ऑफ गुड्स हाँ, वो क्या होती है डिटेल ऑफ गुड, क्या कहते हैं उसे? कोटेशन। कोटेशन होती है, ठीक है, कोटेशन होती है। प्रोफोमा इनवॉइस इज एक्चुअली अ कोटेशन, ठीक है। लेकिन क्या है कि देखें, जब हम बात करते हैं कि प्रोफोमा इनवॉइस की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा एक इनिशियल स्टेज होती है। मिसाल के तौर पे मैं प्रोफोमा इनवॉइस कब मंगाऊंगा? मुझे पता चला यार मेरे पास इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जब मेरे पास इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके लिए, अब मिसाल के तौर पे, अब जैसे आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने कहा कि यार मेरे पास इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ गई है, ठीक है, और ये चीज़ एक बाहर वेंडर बैठा है, आउटसाइडर एक वेंडर है, वो दुबई में बैठा है, वो ये चीज़ मुझे दे सकता है। तो अब मैं उससे कहूँगा कि भाई मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब आप मुझे इसकी कोटेशन सबमिट करवाओ, या आप उससे मुझे इसका प्रोफोमा इनवॉइस सबमिट करवाओ, ये मेरी रिक्वायरमेंट। अब आप उसमें चीज़ें मेंशन कर दोगे कि भाई आपका जो प्रोफोमा इनवॉइस, आप जो कोटेशन ये सबमिट करवाओगे, उसके अंदर भाई मैं चाहता हूँ डिलीवरी टर्म ये मेंशन हो, या पेमेंट टर्म ये मेंशन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसको लिख के दोगे। मेरी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट इतनी है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये होना चाहिए, इसकी ये मैं जो चाह रहा हूँ, ये मैं बल्क में चाह रहा हूँ, या मैं पैकेजिंग यानी ये पैक फॉर्म में चाह रहा हूँ, या मैं बल्क फॉर्म में चाह रहा हूँ, या मैं लूज फॉर्म में चाह रहा हूँ, किस तरीके से चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप उसको जब बताते हो तो फिर उसकी बेसिस पे वो आपके अकॉर्डिंगली वो रिक्वायरमेंट कोड करता है, या प्रोफोमा इनवॉइस शेयर करता है। फिर आप अब देखें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि यार हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने देखना है कि भाई हमारे प्रोफोमा इनवॉइस में इनकॉर्पोरेट हुई नहीं हो, या हमें वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करवाना चाहिए। किससे करवाना चाहिए? वो करवाना चाहिए अपने उस एक्सपोर्टर से, ठीक है, ताकि मुझे आगे जाके आपको जो एक प्रोफोमा इनवॉइस होगा, जो आपका इनिशियल डॉक्यूमेंट है, वो आपका सारी चीज़ें बोल रहा हो। मैं प्रोफोमा इनवॉइस देखूंगा तो मुझे सारी चीज़ों का पता चल जाए, वो सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही हैं। और वो सारी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं अभी आगे। देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए प्रोफोमा इनवॉइस में। सबसे पहले टाइटल से क्या मुराद है? प्रोडक्ट है नहीं जी, टाइटल की अगर मैं ब्रांड बात, है। हाँ बिल्कुल ठीक है ब्रांड सही है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, प्रोफोमा इनवॉइस जो होता है लेटर हेड पे होगा वेंडर, उस लेटर हेड के ऊपर वेंडर का नाम आ रहा होगा, उसकी डिटेल्स आ रही होंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि वहाँ से उस कंपनी से जिस बंदे ने प्रोफोमा इशू किया है, जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसकी डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस पूरा कंपनी का आ रहा होगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, अगर आप मिसाल के तौर पे ये जो मटेरियल मंगवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये है ये पाउडर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड है आपको, तो उसकी प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा कि भाई ये इस प्रोडक्ट का उसका टाइटल लिखा हुआ है कि ठीक है ये आप सेल्फ एक्सोल्ड मंगवा रहे हैं, 25,000 क्वांटिटी आ गई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजीस आ गया, 25,000 केजी के पैकेजिंग बैग में आ गई, ठीक है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स की, उसका केमिकल फार्मूला वो पूरा आ गया टाइटल में, ठीक है। सेल्फ एक्सोल्ड है तो ये केमिकल फार्मूला है पूरा ये, ठीक है। उसके बाद उसमें ये लिखा हुआ होगा कि ठीक है यार इतनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पर यूनिट की प्राइस इतनी है, ठीक है, टोटल वैल्यू इतनी बन रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब जैसे यहाँ पे यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस वहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा होने वाला। उसके बाद है FOB वैल्यू। FOB वैल्यू से मुराद ये है कि फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, यानी अभी इस वैल्यू में आपका कॉस्ट यानी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, यानी ये सिर्फ आइटम की कॉस्ट से जो कोट की गई है, सही है। उसके बाद एडिशनल फ्रेट चार्जेस। एडिशनल फ्रेट चार्जेस से मुराद ये है कि देखें अब आप यहाँ पे उसको बताएंगे कि यार ठीक है भाई, ये जैसे अगर हम देखते हैं आपको 7 पे नज़र आ रही है इनको टर्म्स। अब इनको टर्म्स में आप उसको ये बताएंगे कि यार मुझे ये शिपमेंट बाय सी चाहिए या बाय एयर चाहिए, या ये शिपमेंट मैं खुद लिफ्ट करवाऊँगा। तुम जब मटेरियल तैयार हो जाएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, और उसके बाद आपका जो भी आपका
क्या कहते हैं, आपका जो भी वेयर हाउस होगा या आपकी जहाँ भी लोकेशन होगी, आप मुझे बता दोगे कि भाई यहाँ आपका मटेरियल तैयार हो गया, मैं वहाँ से खुद ही उसको उठवाऊँगा, उस मटेरियल को, उसकी एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाऊँगा, यहाँ पे मटेरियल पहुँचेगा उसकी इंपोर्ट क्लियरेंस कराऊँगा। तो मैं उसका कस्टोडियन कब बन जाऊँगा, जैसे ही मैं मटेरियल वहाँ से उठा के अपनी कस्टडी में ले लूँगा। अब या तो मैं खुद करूँगा या मैं अपने बिहाफ पे किसी एजेंट को रखूँगा जो ये काम करेगा। ठीक है, सही है, ये चीज़ हो गई। एडिशनल फ्रेट चार्जेस से मुराद आ गया। अब एडिशनल फ्रेट से मुराद मिसाल के तौर पे उसने बता दिया कि भाई ये आपकी जो आइटम की कॉस्ट है, ठीक है, और ये आपकी फ्रेट की कॉस्ट है। लेकिन क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि यार आपको मुझसे ये कह रहे हो कि भाई आप इस शिपमेंट को बाई सी भिजवाओ या बाई एयर भिजवाओ, अगर आप ये कह रहे हो तो मैं बाई सी तक अपने जो मेरी वेयर हाउस है उससे लेकर मैं उसको बाई सी तक पहुंचाऊंगा, आपके पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक पहुंचाऊंगा, वेदर इट इज़ एयरपोर्ट और सी पोर्ट, और उसकी क्लियरेंस कराऊंगा तो कुछ ना कुछ मैं उसकी कॉस्ट से वो चार्ज करूँगा। वो यहाँ पे वो बताया हो तो मेंशन होना चाहिए क्लियरली। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ गुड्स, ओरिजिन ऑफ गुड्स से मुराद ये होता है कि गुड्स एक्चुअली बने कहाँ हैं, उनकी मैन्युफैक्चर कहाँ हुई है, ठीक है, और जो उन गुड्स का ओरिजिन है, गुड्स अभी वहीं से मुझे उसको लिफ्ट करवाना पड़ेगा अगर मैं खुद उठवा रहा हूँ कंट्री ऑफ ओरिजिन, क्योंकि यूजुअली ये पूछा जाता है कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है गुड्स का। क्योंकि अभी हमने कहा कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन हम इसलिए भी पूछते हैं कि कहीं वो कंट्री ऑफ ओरिजिन तो नहीं है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जिसकी अलाउंस नहीं है, हमें पास अलाउ नहीं किया हुआ, रिस्ट्रिक्शन है या कोई किसी किस्म की बैन लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही कंट्री ऑफ सप्लाई आ गई। अब जैसे मैंने कहा कि कंट्री ऑफ सप्लाई और ओरिजिन ऑफ गुड्स, अगर तो गुड्स ओरिजिन ऑफ गुड्स ही उनका कंट्री ऑफ सप्लाई तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर गुड्स का ओरिजिन कुछ और है, कंट्री ऑफ सप्लाई कुछ और है, तो वहाँ पे वो चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए ताकि मुझे पता हो ना कि मैं कहाँ से उठवाऊँगा अगर मैं उसको करवाने। क्योंकि मुझे जो कंट्री ऑफ सप्लाई पता होगी और जब मुझे सारी डिटेल्स पता होंगी अपनी शिपमेंट की, चाहे उसका नेट वेट है, ग्रॉस वेट है, और मुझे कहाँ से कंसाइनमेंट उठवाना है, तभी मैं अपने क्लियरिंग एजेंट के साथ बैठ के ये तय कर पाऊँगा कि यार इसके फ्रेट चार्जेस कितने लगेंगे, और मैं यहाँ पे जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज हैं उनसे उसकी रेट्स ले पाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसलिए कंट्री ऑफ सप्लाई का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इनकोटर्म की डिटेल्स, इनकोटर्म से मुराद इनकोटर्म जो अभी मैंने डिस्कस किया कि बाई सी है या बाई एयर है, या वो इनकोटर्म है जिसमें हम खुद जाके उस कंसाइनमेंट को पिकअप करवाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर क्लियरेंस कौन देखेगा, वो बायर इंपोर्टर देखेगा या एक्सपोर्टर देखेगा, ये सारी चीज़ें हैं जो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके साथ आ रही है पेमेंट टर्म्स आ रही है आपकी। भाई पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए, जब मैं अभी डिस्कस किया था कि वेदर इट इज़ कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी जिसको एलसी और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कहा जाता है, ये होती हैं, या वो नेट 30 डेज होंगी, या वो एडवांस होंगी, या वेंडर बहुत अच्छा है उसने कहा कि यार मटेरियल लेके जाओ 120 दिन बाद मुझे पैसे दे देना, ये होंगी, और वाकई ये एग्जिस्ट करती हैं। यानी ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखने वाले हैं। डिस्पैच है, डिस्पैच से मुराद ये है कि यार भाई मटेरियल कब तक डिस्पैच हो जाएगा, मटेरियल तैयार होकर कब तक अवेलेबल हो जाएगा, और डिस्पैच रेडी फॉर डिस्पैच। पैकेजिंग है, क्या होगी, मैं किस पैकेजिंग की डिमांड कर रहा हूँ, क्या वो पैकेजिंग आप दे सकते हो या नहीं, मैं चाह रहा हूँ वुडन में होगी, ग्रेड में होगी, ऐसा ही, पैलेट पर होगी। ठीक है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी वैलिडिटी। हर कोटेशन जो बाहर से आती है या बाहर दी जाती है, आप उन पर फर्ज है कि उसकी वैलिडिटी रखें कि भाई जी, ताकि कस्टमर रिस्पॉन्ड करे विद इन दिस वैलिडिटी। और आप ये और आप ये क्लॉज डालते हो कि भाई इसके बाद जो है अगर करेंसी फ्लक्चुएशन इतने परसेंट से इंक्रीज कर दी है तो फिर वो बेयर करेगा बायर, हमारे प्राइस चेंज हो जाएंगे। अब इतने दिन बाद बताओगे कोटेशन एक्सपायर होती है तो इसके प्राइस रिवाइव हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं। अभी तक हम इस सेशन को क्लोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लाइन पे मौजूद हैं आप सब। इस सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करें। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इसकी क्लास होगी उससे फिर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। ठीक है जी, ठीक है सर। चल, बहुत बहुत शुक्रिया। किस टाइम पे होगी ये क्लास? ये क्लास का टाइम देखिए संडे 11 बजे से ही होगी क्लास। ठीक है, अगर कोई 11 चेंजेस होंगी तो फिर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। वैसे यूजुअली नहीं होंगी क्योंकि मेरी खुद की भी जॉब है। ठीक है,
जी बेहतर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक ठीक। यू। राशिद को बुला लें। बहुत शुक्रिया सर आपका जी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सर, ये जो फ्लैट अभी हम लोग देखेंगे, आपने स्टडी करोगे, इसको अगर मेल करने से ज़्यादा बेहतर है। मैं मेल बिल्कुल कर देता हूँ।